So welcome Jaydeep. Thank you so much for coming here. I'd like to start from the beginning. How did you start screenwriting? I didn't have any film education or writing education, and I hadn't even seen too many films. I mean, we were just, I think maybe it was the times all these careers were not available, and like most middle class families, we were wanting to be engineers or doctors. So I started in IT consulting after finishing computer engineering. Then I was in advertising for a long time. And then I left the job in advertising to become a freelancer because I got tired of going to office. So, then we started making ads. Basically, I was in this agency called Contract in Delhi, where there were a few of us. I was heading one creative group, Dibakar was heading another creative group, Pradeep Sarkar was creative director and national film chief, Shantanu Moitra was client servicing executive. तो हम बोर हो गए थे कुछ सालों बाद वही कर करके, and so we all left around the same time and started making ad films. फिर हमने शांतनु को भी छुड़ा दिया, सिर्फ म्यूजिक करना तो भी. So at that time, I was always a reader. So I came across a book in a bookshop in Delhi, which was the screenplay of Gandhi. तब तक मुझे स्क्रीनप्ले वर्ड ही नहीं सुना था मैंने कभी लाइफ में, और फिल्में भी ज़्यादा नहीं देखी थी सिवाय जो इलेक्शन पे बार बार आती थी, जो गांधी, चुपके चुपके, चश्मे बद्दूर, फॉर्चुनेटली दे वर ऑल गुड फिल्म्स. तो वो जो मेन बड़ी बड़ी आती रहती थी उनके अलावा मैंने देखी भी नहीं थी, कुछ नहीं पता था मुझे. सो बट आई रेड द स्क्रीन प्ले ऑफ गांधी, एंड वन आई डिस्कवर्ड द वर्ड स्क्रीन प्ले, एंड देन आई रियलाइज्ड, I think in my immense or at least mild stupidity at that time, because मैं कंप्यूटर इंजीनियर था, मुझे लगा कि this is a program to make a film, in the sense that a script is a series of instructions if followed faithfully should result in a film. उस टाइम मुझे ये नहीं पता था कि obviously प्रोग्रामिंग में जो हमारे वेरिएबल्स होते हैं स्क्रिप्ट में और फिल्म में, वेरिएबल कभी टाइम पे नहीं आते, कभी टैंट्रम्स थ्रो कर देते हैं. मुझे तो नंबर्स का पता था, वो बेचारे जैसा बोलो वैसा कर देते थे कंप्यूटर में. But nevertheless, that is how I got into it. और I read the screenplay and वो देखी हुई थी मैंने दूरदर्शन में गांधी. So I felt ये तो पूरी पिक्चर इसमें लिखी हुई है. So I just got very excited by this new thing that I discovered. और उस टाइम ये टाइम था जब विंडोज भी नहीं होता था, MS DOS हुआ करता था और डायल अप इंटरनेट होता था. तो मैंने स्क्रीन प्लेस पता करना शुरू किया, और कहाँ से मिलते हैं, यहाँ पे मिलते नहीं थे. नाउ राजू हैज फॉर एग्जांपल पब्लिश्ड स्क्रीन प्लेस, तब होते नहीं थे. तो फिर डाउनलोड करता रहता था मैं इधर उधर, कुछ स्क्रीन राइटिंग कोर्स ढूंढता रहता था UCLA यहाँ वहाँ, और वो डायल अप होता था तो कुछ एक एपिसोड एली मैकबील का डाउनलोड करो तो पूरी रात जागना पड़ता था क्योंकि टूट जाता था एंटीनल का कनेक्शन. तो मैंने अपने शौक के लिए लिखना शुरू किया, बिकॉज मेरे मन में ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि मैं बॉम्बे आऊँगा या सचमुच फिल्म्स लिखूंगा, क्योंकि मुझे फिल्म में इंटरेस्ट नहीं था, मुझे स्क्रिप्ट में इंटरेस्ट था. तो कुछ स्क्रिप्ट उस टाइम मैंने लिखी. मोस्टली व्हाट आई यूज्ड टू डू एट दैट टाइम वाज राइट सॉन्ग्स फॉर आवर फ्रेंड्स इन बैंड्स, जैसे यूफोरिया था, मायरी एंड अदर सॉन्ग्स, एंड देन प्रसून हैड डन लिरिक्स फॉर एन एल्बम कॉल्ड अबके सावन बाय शुभा मुद्गल. तो वो सब कर रहा था, बीच में ये किताब मेरे हाथ लग गई. तो मैं अपने को खुश करने के लिए लिखता रहता था. बाय चांस somebody called from Bombay who I knew in advertising, and they said Ram Gopal Verma is looking for, जिसे नॉन फिल्मी राइटर कहते थे उस टाइम, एंड कुछ एडवर्टाइजिंग में अवार्ड्स मिले हुए थे. तो किसी ने नाम बता दिया कि ये बड़ा कोई अवार्ड विनिंग है तो ये फ्रेश होगा, या जैसे कहते हैं नाउ यू नो कैसे राइटर्स के बारे में बात करते हैं. तो मैं बॉम्बे उस टाइम आया हुआ था बिकॉज आई वाज जस्ट अ गाय विद अ लैपटॉप, कि मुझे कम्युनिकेशन का कोई भी कुछ भी करा लो, कोई NGO वाले करा लो, एड एजेंसी कैंपेन करा लो, कोई गाना लिखा लो, ऐसे शौक के लिए. एट दैट टाइम दिस वाज द टाइम व्हेन चैनल B वाज मेकिंग क्विकन मुरुगन एंड वो सब, वो वक्त था. तो शशांक वाज द क्रिएटिव हेड ऑफ चैनल B, घोष.
तो आई ऑलमोस्ट जॉइंड चैनल वी एज अ सीनियर प्रोड्यूसर, क्योंकि उस टाइम मुझे बड़ी चिढ़ मचती थी हिंदी फिल्म के गानों से, क्योंकि अच्छे तो लगते थे क्योंकि हमने बचपन से रेडियो में सुने थे, पर मुझे लगता था यार वही 40-50 फ्रेजेस हैं, वही घुमा घुमा के करते रहते हैं। तो आई फेल्ट ये जॉब तो मतलब इंसान की नहीं है, तो कंप्यूटर भी कर सकता है, बिकॉज इट्स सो स्टैंडर्डाइज्ड, इसको तो ISO 9000 दे देना चाहिए। So I had written a program in an artificial intelligence language called Lisp, which was called a Hindi film song generator. ये वही 40-50 फ्रेजेस हैं, आप थीम उसमें एंटर कर दो, वो गाना रेडी कर देगा बना के। तो उस टाइम चैनल भी वाज लाइक दैट, एंड इट वाज लाइक ऑल इररिवरेंस, एंड वी सब चलो चलो फिल्मों के गानों का मजाक उड़ाएंगे। तो आई वाज जॉइनिंग एज अ सीनियर प्रोड्यूसर, बीच में ये रामगोपाल वर्मा केम फ्रॉम समवेयर, तो मैं मिलने चले गया क्योंकि मैंने शिवा देखी हुई थी और सत्या भी देखी थी तब तक, तो जो शायद हम सब ने पहली बार देखी थी, एटलीस्ट जो उस टाइम हम लोग थे, तो हमें लगा ये तो बिल्कुल ही नए किस्म का है, और पता नहीं था कि क्यों ये फिल्म ऐसी हैं, लेकिन लगा कि ऐसी भी हो सकती हैं। तो मैं चला गया, मैंने कहा ये तो वो है जिसने वो फिल्में बनाई हैं। सो देन रामू बीइंग रामू, ही सेड के हैव यू रिटन एनीथिंग बिफोर? आई सेड अपने शौक के लिए लिखी है मैंने स्क्रिप्ट्स। So he said, "Do you think you can write a film?" I said, "I can give it a shot. मेरे को शौक तो है." And Ramu being Ramu, he said, "हाँ, very good. That's what I want." So then we started on Jungle. That's how it started. तो मैं रुक ही गया, फिर वापस दिल्ली गया ही नहीं। I'd come as a tourist कुछ दिन के लिए, चैनल भी ये वो करने, तो अभी तक यही हूँ। Can you talk about how advertising has influenced your script writing? In some ways, see the basic difference in how you would write advertising and how you would write films is especially the kind of films that we have usually made. Advertising में ज़्यादा emphasis focus की तरफ होता है, that you figure out that one idea and one thing which you want to tell the audience, and you narrow everything down and focus it towards that one thing. So it teaches you focus. And it teaches you who are you talking to and what is probably the best way to reach them and what you want to say. But the difference is that our films are actually ulta of narrow. हमारे तो एक फिल्म में 7 genres घूम रहे होते हैं एक साथ. So it's a little different from advertising in the sense that you take one idea and expand it. So it's ulta. But yeah, advertising does teach you to focus and condense and narrow down and reduce confusion. And the biggest thing it teaches you is कि अगर आपने कुछ लिखा है और वो बाउंस हो गया है, तो आप सामने वाले को मार तो सकते नहीं, आप ही को दोबारा लिखना पड़ेगा. So that it teaches you to bounce back. Because what it taught me, at least the agency that I was in that time, like I said, we had a great team. I told you some of my colleagues. कि if people say this is not working, it is not about you, it is about the idea. So the idea is the king, is the biggest thing from advertising. कि अगर कोई किसी चीज़ की बुराई कर रहा है तो आपकी नहीं कर रहे हैं, आइडिया के बारे में बात हो रही है, and we are all working in the service of an idea. That has stayed with me for all these years in films, and it's helped me collaborate with directors, producers, music directors, actors, collaborate. Because your attitude gets set right, it helps you collaborate much better because you take criticism in the right spirit, and you're able to deal with all kinds of other artists like production designers or costume people or sound people who are all artists in their own right. So you're able to appreciate what they bring to your idea and how they take it to the next level, and you learn to be grateful. So वो बहुत फायदा. I'll try and explain why I was attracted to that subject, why I wanted to make it, and then how we managed to do it. Your imagination is actually recreated and created by yourself and the team that you are a part of, जिसमें बाकी सारे department heads होते हैं. So the fundamental difference, as we all know in screenwriting as compared to other kinds of writing, is कि दूसरे लोग involved होते हैं. और वो दूसरे लोग ज़रूरी नहीं है कि आपकी तरह सोचते हो. और जब आपकी तरह सोचते हैं या आप उनकी तरह सोचने लगते हो, then there's a thing in physics called resonance. बहुत अच्छा होता है. Next.
यूजुअली द वे, अब मैंने लिख तो दिया बहुत कॉन्फिडेंस है, बट नॉर्मली इट इज वेरी काइंड ऑफ विशी वॉशी इन द हेड, बट ब्रॉडली शायद हम सब लोग यही करते हैं, एटलीस्ट मैं तो यही करता हूँ कि एक चीज है स्क्रीन प्ले, एक चीज है फिल्म. लोग कहते हैं व्हाट हैपेंस, फिल्म में क्या होता है, व्हाट इज इट अबाउट. जो लोग पिक्चर देख के बाहर निकलते हैं, उनका फ्रेंड पूछता है यार क्या होता है पिक्चर में. ये और बात है कि बहुत बार ये होता है कि कौन कौन है पिक्चर में. हमारा काम ये है कि क्या होता है पिक्चर में ऊपर रहे. सो व्हाट इज द फिल्म अबाउट, व्हाट इज द थीम, वेयर डज इट हैपन, कहाँ होता है, एनवायरनमेंट क्या है, शहर में हो रहा है, गांव में हो रहा है, स्मॉल सिटी में हो रहा है, बिग सिटी में हो रहा है, फैक्ट्री में हो रहा है. इन सब चीजों में राइटर इंटरेस्टेड होता है, इन सब चीजों का हमें ख्याल रखना है. दीज आर द थिंग्स दैट आर निटिंग. और लोग इनकी तरफ शायद इतना ध्यान नहीं देते, और ये है जो हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता क्रू में. व्हाई डज इट हैपन, क्यों होता है, क्यों होता है, इज द स्टोरी. एंड देन ठीक है ये होता है, यहाँ होता है, इसलिए होता है. व्हाई शुड एनीबडी केयर. जो देखने आ रहा है उसको क्या प्रॉब्लम है, होता रहे. एंड सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाई डू यू केयर. आप क्यों फिल्म करना चाहते हैं. आप इसलिए वो स्क्रिप्ट लिखना चाहते हैं क्योंकि प्रॉपर्टी एजेंट पीछे पड़ा हुआ है, या आप इसलिए लिखना चाहते हैं कि कार लेनी है, या आप इसलिए लिखना चाहते हैं कि ये डायरेक्टर बहुत बड़ा है तो इसके साथ काम करने से कुछ हो जाएगा, या इसमें ये स्टार है, या आजकल ऐसी पिक्चरें चलती हैं, या मेरे को ऐसा जॉनर पसंद है और मैं सिर्फ डार्क लिखता हूँ, या मैं सिर्फ कॉमेडी लिखती हूँ. सो व्हाई डू वी केयर. दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच इज क्लोजेस्ट टू माय हार्ट. क्या हम कहते हैं कि मैं ये स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ एंड आई रियली केयर फॉर इट. वी हैव टू आस्क आवरसेल्फ, डू आई रियली केयर फॉर इट एंड व्हाट आर माय रीजंस फॉर डूइंग इट. बिकॉज एक स्क्रिप्ट लिखना अपने में बहुत लोनली और टफ प्रोसेस है, हम सब जानते हैं, और उसको बनवाना और भी टफ प्रोसेस है, और बनवाने के बाद रिलीज करना और भी टफ प्रोसेस है, और उसके बाद उससे निकल के दूसरी करना उससे भी टफ प्रोसेस है. तो डू यू रियली केयर. जो हम सब्जेक्ट कर रहे हैं, क्या हमारा इज आवर लव फॉर दैट सब्जेक्ट सो मच कि हम एक शो बिजनेस नाम की अजीब सी पाइपलाइन से अपने आइडिया को गुजार के, बचा के, जिंदा रख के, बड़ा करके स्क्रीन तक ले जाने के लिए जो मेहनत लगती है, जो हिम्मत लगती है, जो रिजेक्शन लगती है, उसको झेलने को तैयार है. इफ यू डोंट लव इट दैट मच, देन इट्स नॉट गोइंग टू हैपन, और इफ इट हैपेंस इट वोंट बी आवर्स. नेक्स्ट. So what happens in the film and where it happens, which is the story, the world that the story pulls you into. Next. I'll just give some examples. Company. What happens? दो फ्रेंड्स की कहानी थी जिन्होंने क्राइम के बिजनेस को फिल्म में ऑर्गेनाइज, who for the first time organized the business of crime. उनके राइज और उनके फॉल की कहानी थी. थीम ये थी. Where does it happen? एनवायरनमेंट था लाइसेंस राज वाला इंडिया, जहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज थी शायद उन लोगों के लिए थी जो अच्छे अच्छे स्कूल्स में गए थे, या जो बड़ी सिटीज में थे, या जिनके पेरेंट्स आईएएस ऑफिसर्स थे, या बड़े बिजनेसमैन थे, या जिन लोगों को ये फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं थी, जो किसी स्लम में रहते थे, जो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हम ऐसे स्कूल जाएंगे. उनके लिए क्या सचमुच उस वक्त अपॉर्चुनिटीज थी, क्योंकि शायद 20-25 बिजनेसमैन और 20-25 बड़े पॉलिटिशियंस मिलकर इस देश को चला रहे थे. तो अगर मैं एक स्लम में रहता हूँ और मैं देख रहा हूँ इन बड़े बड़े लोगों को, इनकी गाड़ियों को, मैं शायद मेबेलिन की होर्डिंग देख रहा हूँ एक मेरे सर पे चमकती है रोज रात को फ्लाईओवर पे, और मुझे लगता है मैं तो कुछ कभी पहुंच ही नहीं सकता इधर. So when societies are not fair and equal, smart people find their ways around them, and the system starts falling apart.
I learned in the research of the film that films to a certain extent and crime is the most equal opportunity employer in India. वहाँ धर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता, जात का कोई फर्क नहीं पड़ता, कहाँ से आए हैं कहाँ से नहीं आए, किसी अगर आपको काम आता है चाहे जैसा भी काम है तो आप चढ़ जाओगे। और वो हमारा जो इकोनॉमिक सिस्टम था कंट्री का उसमें अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे अवेलेबल था, इसलिए लोग इसमें अट्रैक्ट होते थे, ऊपर चढ़ने का मौका मिलता था, टैलेंट जैसा भी जिस भी चीज़ का था रिकग्नाइज होता था। इसीलिए पुलिस वाले जितने मारते थे उतनी ज़्यादा भर्ती होती थी। Why should anybody care? Gangster appears like a hero to a lot of people. बहुत लोगों को लगता है भाई ये भाई वो, लेकिन अगर भाई की जिंदगी में असल में जाके देखो, हर भाई के राइज के वक्त ही उसका फॉल लिखा होता है। Why do I care? मुझे क्या पड़ी थी, मैंने तो कभी पेंसिल भी नहीं चुराई थी किसी की, मैं क्यों क्राइम के लिख रहा हूँ? I was in corporate world for a long time, and जैसे जैसे आप corporate world में सीनियर होने लगते हैं आपको एक politics नाम की चीज़ का अंदाज़ा लगने लगता है, and then you realize that there are other skills beside what you think your skill is which are more handy to do well. और I think जितने लोग यहाँ corporate world में कुछ सालों का experience होगा, एक ना एक टाइम लगता है जब आपका दिल टूटता है और आपको लगता है यार ये सब करने में नहीं आया था। मैं स्टूडेंट्स यूनियन में था कॉलेज में, और हमारी बदकिस्मती है साउथ एशिया की खास तौर पे, मतलब जो दुनिया में हमारा मोहल्ला है साउथ एशिया का, बहुत सी स्टूडेंट्स यूनियंस और गैंग्स में ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो भड़ास निकालनी होती है, सबको बताना होता है यार some things you've been through and you just want to express themselves। एंड उस टाइम जैसी फिल्में बनती थी वो तो करवा चौथ वाली बनती थी, तो ये सब कैसे आदमी अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, तो मुझे इसमें एक मौका मिला था। अदर थिंग इज मैंने जंगल फिल्म करी थी इससे पहले विद राम गोपाल वर्मा, एंड देयर आई वाज मोर और लेस अ ट्रेनी, आई रिटन इन हेवी सुपरविजन। तो मेरा मन था कि मैं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँ अगली फिल्म में और मैं ज़्यादा से ज़्यादा खुद करूँ और बाउंड स्क्रिप्ट दूँ। जंगल में ऐसा इतना नहीं हुआ था, फर्स्ट हाफ बाउंड था, सेकंड हाफ बनते बनते बना था और लिखते लिखते लिखा गया। तो मेरा मन था कि यार मैं तो गांधी की स्क्रिप्ट पढ़ के आया था, वो तो पहले लिखी होती है। तो मेरा मन था यार मैं पहले जितनी हो सके मैं पहले यार ये मुझे दिखती है, फिर बैठते हैं इसके ऊपर। तो मैं अपने टीचर को इम्प्रेस करना चाहता था जिनसे मैंने सीखा था कि यार मैं कर सकता हूँ। और द इंटरेस्टिंग थिंग वाज कि ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स और स्टूडेंट्स यूनियन एक्सपीरियंस एक साथ काम इसलिए आया क्योंकि as we started researching we realized that crime is not organized to the extent कि वो लोग जेलों में जा रहे थे और कैंपस इंटरव्यूज कर रहे थे और किसी को कोई चिट फंड में लोगों को लूट लिया किसी ने, तो उसको यहाँ ले आते थे, यार तू पैसों का देखना है यहाँ पे आके। किसी ने मार दिया किसी को, उसको वेट ऑपरेशंस में डाल दिया। तो लड़के लेके आते थे उनको पूना में जिसको मल्टीनेशनल चमरीज कहते हैं हॉस्टल्स, वहाँ रखते थे और फ्रिज में बियर देते थे और फिर जो आपका उनके हिसाब से स्किल था पैसों का या मार्केट का या जिस कॉन्स का, उसमें फर्दर ट्रेनिंग दिया करते थे। एंड वी रियलाइज उनका फाइनेंशियल सिस्टम, अब तो हवाला सबको पता है, तो द फाइनेंशियल सिस्टम एंड रिपोर्ट एंड फीडबैक सिस्टम वो सच के बड़े बड़े मल्टीनेशनल मतलब उनके सामने पिकनिक के बच्चे लगे। इट वाज सो ऑर्गेनाइज्ड एंड इट वाज जस्ट वर्ल्ड क्लास इफ यू कैन कॉल इट दैट। एक स्टेज आई थी रिसर्च में, किसी क्राइम जर्नलिस्ट ने बताया कि ट्रांसपॉन्डर लेने की सोच रहे हैं क्योंकि फोन बहुत टैप हो रहे हैं। तो क्राइम यहाँ तक पहुँच गया था क्योंकि क्या हो रहा था, इंडिया में इकोनॉमी खुलने लगी थी, सब कुछ स्केल अप हो रहा था, हर एक को शौक चढ़ा हुआ था स्केल अप करो, एक कार बनाते हो तो 25 मॉडल बनाओ, 10,000 लोगों को बेचते हो तो 10 करोड़ लोगों को बेचो, तो सब कुछ स्केल अप हो रहा था, तो क्राइम क्यों नहीं होगा स्केल अप। सो दे वर स्केलिंग अप, इट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर अस। तो ये जो स्टूडेंट्स यूनियन और कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स का
दोनों चीज़ों का मेरे मन में एक्सपीरियंस था और मैं कुछ कहना चाहता था, फिर इसमें एक साथ मेरे को अपॉर्चुनिटी मिल गई उस डायरेक्टर से करने की। और उसमें वही होता था कि आपका यहाँ से यहाँ तक एरिया है, आपका यहाँ से यहाँ तक एरिया है। जैसे कॉर्पोरेट्स में टेरिटरीज होती हैं और तू मेरी टेरिटरी में घुस गया, मैं जाके वाइस प्रेसिडेंट को बताऊंगा, मैं तेरे अगेंस्ट करूंगा। सो इट वाज प्रीटी मच सिमिलर। तो वो करने का आई जस्ट गॉट अ फेज ऑफ माय लाइफ आउट ऑफ माय सिस्टम इन दिस। तो सो दैट वाज माय रियल रीजन। नेक्स्ट, डू यू वांट टू टॉक अबाउट दिस और ओके? बंटी और बबली, बंटी बबली में ये हुआ था कि शाद had taken me to आदित्य चोपड़ा। मैं अपनी तरफ से, उससे पहले मैंने खोसला करी थी जो रिलीज नहीं हो रही थी, और मेरे हिसाब से वो मेरी लास्ट फिल्म थी और मैं बॉम्बे छोड़ के दिल्ली वापस जा चुका था, क्योंकि उस टाइम जैसी फिल्म इंडस्ट्री थी मेरे को समझ नहीं आती थी। तो मुझे लगा मैं तो वैसे ही टूरिस्ट आया हूँ और ये तो कैसी कैसी बातें करते हैं, राइटर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, दिस इज माय राइटर, योर राइटर मीनिंग व्हाट। तो एक बार ऐसा हुआ था कि किसी डायरेक्टर के साथ बैठा था सेट पे, तो कोई और प्रोड्यूसर मिलने आया, हाँ दिस इज अ राइटर जयदीप, हाँ हेलो हेलो, एंड देन ही टोल्ड मी अच्छा कुछ समोसे वगैरह का इंतजाम कर दो। तो वो ऐसा टाइम था, आइटम नंबर्स, एक्शन सीक्वेंसेस वो ज़्यादा चलते थे। तो मुझे लगा यार मैं ये क्या करने आ गया, मैं तो स्क्रीन प्ले लिखने आया था किताब पढ़ के गांधी की, यहाँ तो पता नहीं क्या क्या होता रहता। तो मैंने कंपनी के बाद, कंपनी गॉट अ लॉट ऑफ राइटिंग अवार्ड्स, अपने में एक बन गई थी। तो वो एनवायरनमेंट जो था, वो एनवायरनमेंट कभी पिक्चरों में आता नहीं था, एटलीस्ट हमारे टाइम में नहीं आता था, बहुत पहले आया करता था। कि जैसे हम लोग, हमारे घर, हमारे मम्मी पापा कजन्स होते थे जो नॉर्मल मिडिल क्लास, वो कभी फिल्म में आते नहीं था। फिल्म में ऐसे अजीब अजीब लोग, वो मतलब ना किसी ऑफिस जाते थे, ना खाना खाते थे, टॉयलेट में नहीं जाते थे, पता नहीं कैसे। तो मुझे लगता था इन पे क्यों पिक्चरें बन रही, कौन से प्लेनेट हैं, अपनी अजीब सी हिंदी बोलते थे या हिंदी उर्दू जो भी बोलते थे। इनफैक्ट जब मैं नया नया आया था तो मैं डायलॉग लिखता, मैंने तो ये पढ़ा था, जो भी मैंने स्क्रीन राइटिंग का इंटरनेट पे पढ़ा था, कि जैसे आम लोग करते हैं वैसे ड्रामेटिक रखो, लेकिन वैसे। तो मुझे बोलते तुम्हें डायलॉग लिखने नहीं आते, कि ऐसे थोड़ी बोलते हैं फिल्मों में, तो मैं पर ऐसे ही तो बोलते हैं सब, आप भी इस वक्त ऐसे ही बोल रहे हैं। तो कहते नहीं फिल्मों में ऐसे नहीं बोलते, तुम्हें आते ही नहीं। तो मतलब शुरू में तो मेरे को बहुत सुनने को मिलता था तुम्हें डायलॉग नहीं लिखने आते। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं शुरू में, मेरा मन कर रहा था जैसे मैं सॉन्ग जनरेटर का प्रोग्राम डायलॉग जनरेटर का भी कर रहा था, वही 40-50 डायलॉग होते हैं। तो मेरा मन था कि जैसे होते हैं रेगुलर लोग, उस माहौल, वो माहौल क्यों ना आए यार स्क्रीन पर। और अब क्यों हो रहा था उस कहानी में, विच वॉज अ स्टोरी, व्हाई डज इट हैपन। लिबरलाइजेशन आधी हो चुकी थी, आधी हो रही थी। मिडिल क्लास वाज वेरी कंफ्यूज विद द चेंजिंग वर्ल्ड, कि जनरेशन गैप तेजी से बढ़ रहा था। एक ही घर में 2-2, 3-3 तरह के जनरेशन रह रहे थे। तो जैसे घोसला में था कि उसके फादर सोच रहे कि यार मैं यहाँ प्लॉट लूंगा, ये ग्राउंड फ्लोर पे हम रहेंगे, फर्स्ट फ्लोर पे ये वाला लड़का रहेगा, सेकंड फ्लोर पे वो रहेगा, और लड़की तो उसमें मैसेज करते ये तो चली जाएगी, तो उसको भूल ही जाते। तो वो अपने प्लान बना रहे हैं, यहाँ पार्किंग की जगह होगी, ये होगी। लड़का अंदर से सोचा मैं तो निकल रहा हूँ यूएस भैया, मेरे को ये सब कुछ नहीं, उनका बंगला बनवाना। और फिर जो रियल वर्ल्ड होता था, मिडिल क्लास बहुत प्रोटेक्टेड थी, क्योंकि मिडिल क्लास में अभी भी यही होता है, तब ज्यादा होता था, ये सिखा के बड़ा करते थे आप अच्छे होगे तो सब अच्छा होगा। कोई आपको कुछ कहे तो सर झुका के आगे निकल जाओ, हमेशा दबे रहो, और डोंट स्टैंड अप फॉर एनीथिंग। कुछ गलत दिखे तो तुम्हें क्या लेना है, अपने घर में पानी की मोटर लगा लो, दूसरों को छोड़ो, अपना पहले देखो। हम सब तो यही सुन के सब बड़े होते थे। और ये एक मिडिल क्लास में बिलीफ थी कि अगर हम ऐसे दब्बुओं की तरह जिएंगे तो हमारी लाइफ अच्छी निकल जाएगी। तभी ऐसे पेरेंट्स सबके कहा करते थे बस भगवान का दिया सब कुछ है, किसी तरह कट रही है, जिंदगी निकल जाएगी। लेकिन जब आपके साथ कुछ गलत होता है, जब असली वर्ल्ड से आपका पाला पड़ता है, देन वो फैमिलीज की हिस्ट्री में बड़े टर्निंग पॉइंट बन जाते हैं, क्योंकि तब वो रियलाइज करते हैं जो माँ बाप ने सिखाया था दुनिया तो वैसी नहीं है,
स्कूल में जैसे सिखाया था कि सच बोला करो, ये किया करो, वो करा करो, ऐसा तो नहीं है बाहर। तो वो बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स बन जाते हैं फैमिली की हिस्ट्रीज में। Why should anybody care? मेरी उस टाइम बिलीव थी, पता नहीं था सही है कि नहीं, जब पिक्चर रिलीज नहीं हो रही थी तो लग रहा था शायद गलत ही बिलीव थी कि आर लाइव्स, आर पेरेंट्स, आर फैमिलीज वो भी इस लायक है कि उन पे फिल्में बन सके। Why do I care? एक तो ये था, I needed to bring my faith back in my craft. इतने सारे अवार्ड्स के बावजूद सब कहते थे कि तुम पता नहीं कैसे डायलॉग लिखते हो, तुम्हें तो आते ही नहीं डायलॉग लिखने। फिर जैसे मैंने कहा अपने क्रू में और बात है, अपने क्रू में यू आर अ वेरी वैल्यूड मेंबर, लेकिन एटलीस्ट आई वाज फॉर्चुनेटली अच्छे लोगों के साथ काम किया था। लेकिन क्रू के बाहर तो मतलब ऐसे देखते थे कि ये मतलब राइटर है, तो ढूंढते थे अच्छा इसकी चप्पल टूटी हुई होगी शायद। तो दैट इज हाउ इट यूज्ड टू बी देन। एंड आई जस्ट वांटेड, जैसे मैंने कहा कि सिर्फ हमारी क्राफ्ट की वजह से कोई चीज़ सक्सेसफुल हो सकती है, फालतू की बाहर की चीज़ों के बजाय सिर्फ हमारी क्राफ्ट की वजह से। हमारी मतलब बाकी हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स, डायरेक्टर, एक्टर्स, सबकी। फिर फ्रस्ट्रेशन दिवाकर के साथ भी है, दिस शेयर्ड फ्रस्ट्रेशन कि यार एक मिडिल क्लास लाइफ में जो हमें सब कह के पेरेंट्स ने बड़ा किया था, बाहर निकलो वैसा होता था नहीं। तो वो भी अपनी तरफ से ठीक थे, बिकॉज वो तो अच्छी चीजें सिखाएंगे ना बच्चों को। दूसरा एक इंटरेस्टिंग चीज थी कि फर्स्ट हाफ पिक्चर का मेरी फैमिली में हो चुका था। सो वन ऑफ माय आंट्स, मेरी कजन की शादी थी उस टाइम, तब मैं शायद 8th या 9th में होऊंगा, बहुत पहले हुआ था इस फिल्म से, 8th या 9th में होऊंगा। तो उस टाइम पहले होता था ना, हलवाई बुलाते थे, वो हम सब टब के आसपास बैठ के मटर छील रहे थे, वो मटर वटर छीलते थे सब, इस पे खाना बनता। तो किसी ने आके मेरे अंकल को कहा कि अरे आपका तो वो प्लॉट है ग्रेटर कैलाश में, बड़ी अच्छी आपने दीवार बना ली। तो उन्होंने कहा हमने तो कोई दीवार नहीं बनाई। नहीं बहुत बढ़िया दीवार है, आप क्या बात कर रहे हो ऐसी। तो फिर भागे भागे देखने गए क्या दीवार है। तो जो फर्स्ट हाफ में हुआ ना वो सब हुआ, किसी ने कब्जा कर लिया था, फिर कोई कह रहा है पॉलिटिशियंस के पास जाओ, कोई कह रहा है अपने एमएलए के पास जाओ, कोई कह रहा है किसी इसके पास जाओ, कोई कह रहा है पुलिस वाले के पास जाओ। हर कोई कहता था डील करा देते हैं जी, कोई ये नहीं कहता था आपका प्लॉट वापस करा देंगे, हर कोई कहता था डील कर। उधर से अगले दिन शादी थी, तो वो लड़के वाले आ गए कि हम आपके साथ हैं। वो लड़के वाले बोल रहे हैं नहीं शादी पे कोई असर नहीं पड़ा। शादी पे क्यों असर पड़ेगा, तुम बोल के क्या कौन सही। तो उस टाइम मैं तो खैर छोटा बच्चा था, तो मैंने अपनी तरफ थोड़ा सा सजेस्ट किया था कि आप एक चीज़ ट्राई कर लो। तो उस टाइम सबने मेरे को चुप करा दिया, तुम्हें कुछ नहीं। तो मैंने बड़े होकर फिर सेकंड हाफ में जो सजेस्ट किया था मैंने कर लिया। तो या सो दैट वाज घोसला दिवाकर और मेरा ये था कि नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज पर्दे पे क्यों नहीं आ सकती। फॉर्चुनेटली अब उस पिक्चर के बाद थोड़ी सी रिलीज पहले नहीं हुई, फाइनली हो गई, फिर अच्छी चल गई, तो फिर सबकी हिम्मत आने लगी, डिस्ट्रीब्यूटर्स की, मेकर्स की भी, कि ऐसा हो सकता है। तो दैट वाज नाइस कि थोड़ा सा स्टार्ट हुआ कुछ। नेक्स्ट, हाँ, वन मोर थिंग आई वांट टू से इन दिस कि see another big thing in all these films was that in a manner of speaking they are all different genres. अब ऐसे नहीं कि मुझे कोई जॉनर्स के बारे में ज़्यादा पता था या मैंने ऐसे ही करना है वैसे ही करना है, पर वो जैसा एनवायरनमेंट होता है, if you capture that environment, that kind of that sets the tone, that sets your cutting pattern while writing, that sets your dialogue, that sets everything, at least for me. तो कंपनी का जो एक डायलॉग स्ट्रक्चर था या जो कटिंग पैटर्न था, और the way we use the music, that was very different from the tone of Khosla Ka Khosla, which was very different from Bunty Aur Bubbly, which was very different from Chak De. तो ये एक interesting चीज होती है कि which only us writers understand कि you're just trying to grapple with a new thing, a new environment, a new dialects and a new kind of rhythm of that world, which becomes the rhythm of that film. और फिर बनते बनते it kind of gently eases into some genre or the other, and then everyone says अरे तुमने हर बार अलग जॉनर किया है, वो हो जाते हैं, मतलब ऐसे प्लानिंग करके नहीं होते। Chak De was about a lot of things.
एक तो एक इंडिया शाइनिंग वाला इंडिया था जो जिन लोगों को याद है, और बहुत तेज ग्रोथ शुरू हो गई थी कुछ एरियाज में, जोग्राफिकल एरियाज में, बाकी जगह ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। तो जो टीवी पे नहीं आते थे या पेपर में नहीं आते थे या जिनको सेलिब्रेट नहीं करते थे वो जैसे है ही नहीं इस कंट्री में, ऐसे हो रहा था। मैंने एक न्यूज़पेपर आर्टिकल एक दिन अखबार में आया, हौसला चल रही थी, चल गया मतलब रिलीज करने की वेट चल रही थी। तो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम ने बड़ा इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था और इतना सा आया था जिसको 10 कॉलम सेंटीमीटर कहते हैं। तो मुझे लगा यार ये तो इतना बड़ा, मुझे तो पता भी नहीं था वुमेन्स हॉकी टीम भी है कोई इंडिया की। हॉकी वैसे ही सब भूल गए थे और वुमेन्स हॉकी तो मतलब वैसे ही नहीं। और जैसे उसने लिखा था जर्नलिस्ट ने, मतलब पढ़ के ना योर चेस्ट विल स्वेल अप विद प्राइड, ऐसे लिखा था उसने। ऐसे कि इतना छोटा क्यों है यार, क्रिकेट की टीम तो हारती है तो फ्रंट पेज पे आ जाती है, ठीक है। तो मैंने थोड़ा उनके बारे में और जानने की कोशिश, फिल्में तो मैं छोड़ ही चुका था अपने मन में घोसला के बाद। तो मैं सोच रहा था कि बुक लिखता हूँ इनके ऊपर धीरे धीरे, फिर डॉक्यू बनाता हूँ, कुछ करता हूँ। मतलब मैं जानने की कोशिश कर रहा था, घूमने लग गया, प्लेयर्स से मिलने लग गया, स्टेडियम में जाने लग गया। आई रिमेंबर एक पिक्चर मैंने देखी, एक इंडियन प्लेयर जो थी एक अर्जेंटीनियन प्लेयर को टैकल कर रही थी, और वो टैकल इज हाउ यू क्रॉस टैकल लाइक दिस, और जितनी उस अर्जेंटीनियन प्लेयर की थाई थी ना उतनी तो पूरी इंडियन प्लेयर की चौड़ाई थी। खेलती कैसे हैं इनसे, जीतना तो बहुत दूर है। एंड हॉकी इज अ वेरी टफ गेम, बहुत चोटें लगती हैं, इट्स अ वेरी फास्ट गेम। तो जैसे जैसे मैं घुसता गया वैसे वैसे, और आई जस्ट केप्ट गेटिंग फैसिनेटेड। और फिर रिसर्च के टाइम करना नहीं चाहिए, इन्वॉल्व सब्जेक्ट में होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया क्योंकि वो लोग ही ऐसे थे। आई स्टिल रिमेंबर मैं इंडियन नेशनल वुमेन्स टीम के चीफ कोच के साथ और मैनेजर के साथ हम बैंगलोर में किसी छोटा पॉलिटिशियन था उसके वहाँ गए, मतलब, और वो चीफ कोच वो है जो 3 टाइम्स ओलंपियन है और ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट टीम का कैप्टन है। और इस तरह का आदमी के अगर आप कोई पुराने टूर्नामेंट्स की रिकॉर्डिंग देखें तो जब भी उस पर शॉट आता था तो फॉरेन कमेंटेटर्स ऐसा लगता था खड़े होकर बात करने लगे आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इतना मानते थे उनको हॉकी में। और रियलिटी ये है कि हम वहाँ उस एमएलए था या एमएलसी पता नहीं कौन था, उसके वहाँ हाथ बांध के बैठे हुए हैं। फिर नंबर आया तो मैं भी रिसर्च कर रहा था, आई वाज स्टडीइंग अलोंग। तो वहाँ जाकर उसको बोला जी इंडियन नेशनल टीम है, एशिया कप आ रहा है। तो उसकी कपड़ों की फैक्ट्री थी, रेडीमेड गारमेंट्स की, कि आप यार ट्रैक पैंट्स और वो किट कहते हैं उसको, ट्रैक पैंट्स और जर्सीज दे दो और मतलब दान कर दो, आपकी तो फैक्ट्री में इतनी रिजेक्ट्स ही हैं, तो हमारे पास तो कुछ है नहीं। तो दैट गाय उसकी ब्रांड का नाम कुछ था, अमेरिकन फैंटेसी या कुछ ऐसा था। तो उसने कहा बड़ा बड़ा लिख दो अमेरिकन फैंटेसी और मैं दे दूंगा। तो कोच ने कहा सर मतलब इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम अमेरिकन फैंटेसी तो उसने कहा जाओ फिर, आई कांट हेल्प यू। तो मुझे बड़ा मतलब इतनी इंसल्ट होती थी ना उनकी जगह जगह, एंड दीज आर लाइक वर्ल्ड क्लास पीपल इन देयर फील्ड। तो वहां से फिर कैंप दिल्ली शिफ्ट हुआ एंड आई वाज फॉलोइंग देम फॉर क्वाइट अ फ्यू मंथ्स। तब मैं फिल्म नहीं बना रहा था, तब मैं बुक लिख रहा था, सोच रहा था शायद एक अकम्पनिंग डॉक्यूमेंट्री बन जाएगी कुछ और। तो मैं एडवर्टाइजिंग में बहुत साल था, तो आई थॉट कि यार मैं ना सबको जानता हूँ बड़ी बड़ी कंपनियों में, तो ये क्या है यार ये ट्रैक पैंट्स, मेरा खुद का फ़ोन कट चुका था, मेरे पास थे ही नहीं पैसे। तो जैसे यार ये दिला दूंगा, इतने पैसे तो हो जाते हैं, यू गेट स्पॉन्सर्स एंड आई स्पेंड सो मच टाइम विद देम। इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम सड़क पे जा रही है, बस में 12-12 लड़के मोटरसाइकिलों पे छेड़ रहे हैं साथ, ऐसे ऐसे होता है। तो टीम शिफ्टेड टू दिल्ली एंड आई सेड मैं लेके आता हूँ पैसे। आई वेंट टू एवरी बिग ब्रांड, मतलब कि मैं शुरू तो हुआ था हेल्थ ड्रिंक से मेकअप तक पहुंच गया। तो चलिए थोड़े से पैसे तो कोई भी दे देगा। एवरीवन जस्ट टोल्ड मी कि यार पिक्चर में एक लाइन है ना कोई दर्शक है ना कोई स्पॉन्सर है,
वो मैंने सुना इंग्लिश में सबसे, फिर मैंने हिंदी में पिक्चर में डाल दिया। एंड एवरीवन सेड कोई और पिक्चर है, बड़े स्टार हैं, गाने कौन है, हीरोइन कौन है, ये है वो है, तो यार ज़्यादा दे देंगे, तुम क्यों ये 1-1.5 लाख की बात करो, बड़ी बात करो भाई, कोई बड़ी डील लाओ तो मतलब 40-50 लाख भी कर लेंगे, लेकिन इनको कोई 1 लाख भी नहीं। I still remember that day मैं नेशनल स्टेडियम में वापस आया था। पुराना नेशनल स्टेडियम होता था, कॉमनवेल्थ में जो बना वैसे नहीं था, काफ़ी टूटा सा था, और रात हो रही थी एंड मैं तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके गया था। तो आई स्टिल रिमेम्बर वो बल्ब, जैसे सरकारी स्टेडियम होते हैं, बल्ब चोरी हो गए हैं, टॉयलेट्स में दिस कंजील्ड शिट ऑफ लास्ट 10 years, तो वहाँ चेंज कर नहीं सकते। सो द टीम वाज चेंजिंग प्रैक्टिस के बाद, तो जो 2 players है, वो 2 players जर्सी ऐसे पकड़ लेती थी और तीसरी उसके पीछे कपड़े जर्सी चेंज करती थी पर्दा बना के। And I reached there and then they asked me, भैया कुछ हुआ? तो मेरा रोना निकल गया। मैं तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी, मेरे को इतना गुस्सा आया ना, I just told them, यार मुझे नहीं पता ये कैसे होगा और होगा कि नहीं होगा, तुम सारी प्रॉब्लम ये है इस कंट्री की, पीपल आर सो अनफेयर के इतनी एपैथी है कि यू आर नॉट फेमस। अगर तुम फेमस होते ना तो ज़रूरत ही नहीं होती कुछ करने की। तो ऐसे आई एम गोइंग टू जस्ट किसी तरह एक पिक्चर बनवानी है कि तुम सब फेमस हो जाओ, चाहे तुमसे सबसे आइटम नंबर क्यों ना कराने पड़े। एंड वन डे विल कम व्हेन ऑल these multinationals and all these big companies will come to the national stadium here and that day you don't give them the time of the day. तो मेरी ऐसी मैंने गुस्से में प्रॉमिस कर दिया, मुझे पता तो था नहीं कि मैं से होगा कैसे या हो भी पाएगा कि नहीं। तो देवल के भैया आपने कह दिया ये बहुत बड़ी बात है, तो मैं वापस आ गया, उसकी वजह से फिल्म लिखना दोबारा शुरू कर दिया। और ये जो वे डज इट हैपन, ये जो वर्ल्ड है ये गवर्नमेंट रन स्पोर्ट का वर्ल्ड है, जो ग्रांट एक ग्रांट पे जीते हैं, एक हार्ट ब्रेक पे हार्ट ब्रेक आता रहता है, लेकिन ड्रीम वही है कि करना है। दिस इज आल्सो द स्टोरी ऑफ इंडियन पब्लिक सेक्टर। इतना टैलेंट है लेकिन कोई बिलीव नहीं करता, हम भी नहीं करते। लेकिन सच ये है कि अभी चाहे पॉलिटिशियंस की वजह से पब्लिक सेक्टर जैसा भी हो गया, लेकिन अगर ठीक से चले तो इसरो भी पब्लिक सेक्टर है ना, मार्स भी जा सकता है। टैलेंट है लेकिन कोई कुछ करने नहीं देता। इट्स आल्सो स्टोरी ऑफ गवर्नमेंट सेक्टर। दिस कंट्री वाज बिल्ट बाय पब्लिक सेक्टर, अभी अनफैशनेबल हो गया। व्हाई डज इट हैपन? जो स्टोरी थी, when everybody loses faith in people, they also lose faith in themselves. मुझे टीम मैनेजर ने बताया, she was also an ex-Olympian. कोरिया में एक टूर्नामेंट था, तो हार के आ गए। So I said, यार हार के क्यों आए? The other team, I said, इससे तो अच्छा रिकॉर्ड है। She told me, यदि you know the thing is they are players, but they are also kids of a certain age group। और जो फॉरेन की टीम की लड़कियां होती हैं, जैसे ओलंपिक विलेज होता है या गेम्स विलेज होता है, उनके ब्रेकफास्ट की अलग एक यूनिफॉर्म होती है, लंच की एक अलग होती है, शाम की इवनिंग ड्रेस होती है, प्लेइंग किट अलग होता है। तो व्हाट आवर प्लेयर्स यूज्ड टू डू वाज, अब हमारे प्लेयर्स को तो मतलब ट्रैक सूट्स ही नहीं मिल रहे थे। पिछले टूर्नामेंट के ट्रैक सूट पहन के जाते थे। तो सेट के ये क्या करते हैं कि शाम को डिनर से पहले ड्रेसेस तो हमारी फेडरेशन देती नहीं है, जबकि हम टैक्स के बहुत पैसे देते हैं उनको और गवर्नमेंट भी देती है। तो ये मिट्टी लगा लेते हैं अपने कपड़ों पे एंड दे प्रिटेंड कि हम ना खेल के प्रैक्टिस करके आ रहे हैं, इसलिए चेंज करने का टाइम नहीं मिला। एंड शी सेज नेक्स्ट, बट द गर्ल्स इन द अदर कंट्रीज टीम नो कि रियलिटी क्या है। तो शी सेज नेक्स्ट डे ना वो फील्ड में दिख जाता, तो वो मेंटली हार जाता। So that's what happens when everybody loses faith in people, they lose faith in themselves. But when somebody starts showing faith in them, they start showing faith in themselves. Why should anybody care? Because अब शायद वो women hockey थी, women's team थी, एक तरह की minority थी public cautious में, किसी का ध्यान नहीं था। बस सच ये है कि everybody is a minority somewhere. अगर आप सोच रहे हो आप कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी हो, जाओ अमेरिका चले जाओ, 1 मिनट में माइनॉरिटी हो जाओगे।
एक बस स्टॉप पे भीड़ लगी है, एक हैंडीकैप्ड इंसान है, वो माइनॉरिटी है वहाँ पे। एक लड़की बस स्टॉप पे 1 बजे अकेली माइनॉरिटी है। आप अगर सोचते हो कि मैं कोई बहुत बड़ी मेजॉरिटी हूँ, मैं आपको 1 मिनट में माइनॉरिटी कर सकता हूँ कहीं भी। तो जिसकी कोई नहीं सुनता और जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता, वो, इसका ये मतलब तो नहीं है कि वो इंसान नहीं है, उसकी आवाज नहीं है, या वो नेशनल मेन स्ट्रीम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। तो एक भोंपू होता है ना, मेगाफोन, कई बार भोंपू की जरूरत पड़ती है ताकि जो बोलने वाले हैं उसकी आवाज ऊंची हो जाए। तो आई वाज होपिंग कि हम लोग वो भोंपू होंगे, आवाज उनकी है, इमोशंस उनके हैं। जो हुआ फिल्म के साथ जैसे हुआ, इज बिकॉज ऑफ द एक्चुअल women athletes and their government coaches. We are their advertising agency. That's what Shimit and I feel. तो वो प्रोडक्ट वो है, क्लाइंट वो है, हम बस एड एजेंसी है उनकी। क्रेडिट वैसे हमें मिल जाता है, पर वो सच नहीं है। तो why do I care? वो मैंने बता दिया जो पहले हुआ था। In an odd way, I went back to advertising after so many years. So yeah, next. And हाँ, plus इसमें there were these other things. अब इट स्टार्टेड विद दैट, लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई सब्जेक्ट आपको मौका देता है, सो यू आर एबल टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स यू फील अबाउट जेंडर, यू आर एबल टू से अ लॉट ऑफ थिंग्स यू फील अबाउट एथनिसिटीज। बहुत सारी चीजें हम टैकल कर पाए थे क्योंकि कई बार मौका मिल जाता है। कई बार आप हमेशा देखते हो, हम दिल्ली में देखते थे साउथ एक्स मार्केट या कनॉट प्लेस, कहीं नॉर्थ ईस्ट की लड़कियों के बारे में एक ओपिनियन थी लोगों की, पर वो सच तो नहीं है ना ओपिनियन। एंड इट ऑलवेज ट्रबल्स ऑल ऑफ अस कि यार ऐसा क्यों है, लेकिन हमें कभी मौका नहीं मिलता कुछ करने का। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी बिसाइड्स दिस जो फिल्म में थी, जो करने का मौका मिल गया, वेदर इट्स जेंडर इशू, वेदर इट्स डायलेक्ट, ब्रिंगिंग आउट ऑल द डिफरेंट डायलेक्ट्स, और वेदर इट इज बिल्डिंग ब्रिजेस इन एथनिसिटीज अक्रॉस द कंट्री। And sometimes people used to say कि यार ये पिक्चर इसलिए चल गई क्योंकि हम इतना आगे निकल गए कि ये चीजें irrelevant हो गई हैं। And I was telling them ये पिक्चर इसलिए चल गई कि हम आगे नहीं निकले, इसकी जरूरत है। Okay, next. तो मौका मिल गया बहुत कुछ कहने का। Rocket Sick. What happens is the story of a young man whose decency blocks his success. तो क्या करें वो? अब ये वो टाइम था, इकोनॉमी बंटी और बबली के टाइम से और आगे आ चुकी थी, और उस टाइम जब सब कह रहे थे 10% ग्रोथ रेट है, 9% ग्रोथ रेट है, एवरीवन यूज्ड टू कीप सेइंग ग्रो ग्रो ग्रो। ये न्यू इंडियन इकोनॉमी की दुनिया थी, ये दुनिया थी टारगेट्स की, कॉम्पिटिटिवनेस की, रेसिंग टू द टॉप की। मैं अपने दोस्तों में देखता था जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अभी भी हैं मेरे छोड़ने के बाद। मैं किसी के घर गया दोस्त के, और कैसे आप ऑफिस में जो कर रहे हो, यू थिंक कि आप पता नहीं क्या आदमी को चांद तक पहुंचा रहे हो, और आपकी पूरी लाइफ में दैट फ्लोज बैक। कि कुछ मेरे दोस्त की वाइफ ने पूछा कि सॉल्ट कम है क्या कुछ सब्जी में, एंड ही सेड नो इश्यूज। एक बार दोस्त ने कर दिया, उस दिन ये चीजें मेरे को कई बार होता है ना, आपको दिखने लग जाती हैं चीजें, यार शायद यू आर इंटरेस्टेड। तो उसका बच्चा साइकिल के लिए झगड़ रहा था, आई वांट दिस बाइक, आई वांट दिस बाइक। तो उसकी वाइफ ने उसको कहा कि क्या करना है, वो अपनी वाइफ को कह रहा डोंट एस्केलेट इट टू माय लेवल येट। वैसे आप कैसे, आप क्या वाटर फिल्टर बेच रहे हो, ऐसा भी आप कुछ नहीं कर रहे, पर आपका वो, आप इतने पागल हुए पड़े हो कि आपकी वो 10% ग्रोथ और टारगेट्स और डूड एंड आई एम द टीम लीडर एंड दैट होल डूडनेस इज फ्लोइंग बैक इनटू योर लाइफ। और आप किसी की अपनी टीम में बेइज्जती कर रहे हो, ऑफिस में किसी को कुछ कह रहे हो, और वो कुछ बेचारा रो रहा है तो कह रहा है नथिंग पर्सनल अबाउट इट। पर्सनली है ना किसी की बेइज्जती कर। सो ये कॉर्पोरेट फ्रेजेस चल पड़ी थी, नो नॉट बी प्रोफेशनल, डोंट बी पर्सनल। हाउ डज समबडी नॉट बी पर्सनल? सो सवाल आने लग गया था मेरे दिल में कि
Can you be honest and still successful in today's India? Can you really do that? कि आप शरीफ और सक्सेसफुल दोनों एक साथ हो सकते हो क्या सच में? या इंडिया इतना बदल गया कि आप नहीं हो सकते, और अगर नहीं हो सकते तो आप क्या करोगे? Why should anybody care? Because of the same thing जो कुछ हद तक बंटी और बबली में देखिए, our parents and school send us into this world teaching us these ideas कि ऐसा है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे, and the real world just destroys them. So what do we do? हर एक को अंदर से पता लगने लग गया था कि इतनी तेज ग्रोथ है, कंपनियां ऐसे करने लग गई थी कि टॉप 80% को रखती थी, 20% को निकाल देती थी, और ये नहीं कहती कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बस तुम 20% टाइम में नीचे हो, बस ये डोंट टेक इट पर्सनली, या तो तुमने कोई चोरी करी हो या कुछ। Why do I care? Because I started feeling corporate culture was making us, क्योंकि नई ग्रोथ देख रहे थे ना, अब corporate culture was seemed to be making us ruthless, less humane, and just making us lose our belief in anything. मतलब किसी भी चीज में बिलीव नहीं करना, that was the lesson. कि अब की बार सेल्स कॉन्फ्रेंस में जो मोटो दिया है, जो टी शर्ट दिया है, जो टोपी पहनाई है, उसमें बिलीव करना 3 महीने के लिए, और सारी दुनिया की सब कुछ टोपियों में समा के रह गया आपकी। Being cynical is considered being intelligent. Ruthlessness with friends and colleagues is rewarded as top management aptitude. यार ये कभी भी किसी को काट देता है, ये ऊपर जाएगा आदमी, ये प्रोफेशनल है, ये टॉप मैनेजमेंट एप्टीट्यूड है इसमें। और उस टाइम जो 9-10% ग्रोथ का एक पीरियड था, फिर मुझे लग रहा था कि this 10% growth is leaving behind bitter, unhappy, emotionally wounded soldiers. मतलब इनकी कंपनियों का कितना फायदा हुआ पता नहीं, डाइजिन बनाने वाली कंपनियों में करोड़ों बन रहे थे इस ग्रोथ की वजह से, मुझे इतना पता था। हर कोई बीमार हो रहा है, लाइफस्टाइल इश्यूज हो रहे हैं, और योगा के पीछे भाग रहे हैं, गुरुओं के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ द थिंग्स अब, क्योंकि वो सब कर रहे हैं, तो तुम्हें चाहिए होगा फिर कुछ ना कुछ, तुमको चाहिए होगा बैंडेड, क्योंकि तुम तो वॉरियर बने हुए हो। कंपनियों की इंटरनल कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है, it was becoming more and more warlike, kill them, ये वो ऐसे हो रहे थे। And both Shimit and I are feeling if everybody is busy celebrating something, it becomes unfashionable to question it. तो हमारा मन था यार कि एक ऐसा लड़का है जो शायद ज्यादा नहीं उसके नंबर आए, ना कोई इतना देखने में अच्छा है, एक तरह से थोड़ा सा माइनॉरिटी भी है, शरीफ है बहुत, अच्छे घर में, अच्छे संस्कार मिले हैं घर से, गुड सिटीजन। तो उसको सक्सेसफुल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उसको करना पड़ा जो फिल्म में उसने किया। So that is what we were trying to say. So again, this film had a tone and feel which came from that particular environment of sales. Like Chak De had a tone and feel which came from the sports environment. So Chak De was a little louder, this was a little more subdued. So maybe we can discuss the actual writing and making of each of the films if anybody has any questions, because in each of the film a lot of training went. We had training of actors, training of lot of research. You have to pass on the research as a writer. Chak De, for example, there was this इसमें Rocket Singh में Chak De, of course, they trained for 5 or 6 months and they learned hockey, and Shimit in fact said, I won't roll till they look like players to me, because they were not players. And then finally the coaches came and said they can take on a state team. They said, "आप खेलेंगे." Because hockey is a long shot game. Cricket में you can take a close up bowling का, close up hook का ले लिया, close up ball का, boundary पार हो गई, हो गया। Hockey में तो सारी टीम ऐसे जाती है और सारी टीम है, उनको खेलना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। And just the way you pick up a bag, just the way you change your jersey, you can't teach these things. They need to be a team. In the same way, Rocket Singh. For example, the technical people, we held sales training sessions in the film, sales cycle teaching for all the sales people and actors, even those who are in the 4th row in the office, जो आपको दिखते नहीं हैं, they all learned sales. There was also another reason that they all in their body language should reflect that they know more than the protagonist, so they got trained more. So of course the protagonist was played by a very good actor, and of course he didn't know anything about this world, but it doesn't show in the film, so that's credit to him.
एक कैरेक्टर था गिरी who was an engineer. We had just one thing. एक तो उसको हैदराबादी डायलेक्ट सीखनी थी, तो मेरे को आती थी, मैंने लिख दी. He was a Maharashtrian actor, बहुत अच्छा एक्टर है, तो he learned it. And so that's when other people help you make your dreams come true. No, he learned it. And we had one thing कि अगर पीठ के पीछे पीसी को अनपैक कर सकता है, अनपैक मतलब कि डिसमेंटल, पीठ के पीछे कर सकता है, that day you were ready, because then it shows in your body language. So he worked on it with the studio IT people. He could do it behind his back. He could unpack a PC and pack a PC, because otherwise it shows. So we'll come to that later. Then in all these films, there were a lot of, you want to call it sacrifices or you want to call it professionalism or whatever, by a lot of people in all the departments. Production designers, cinematographers, sound people, costume people, actors. क्योंकि अब मैं सिर्फ राइटर यहाँ पे खड़ा हूँ तो I am looking very smart, but in reality ऐसा नहीं है. There's a lot of people who added a lot to all of these films. Maybe some of the questions we can take that up in their contributions. Okay, next. चकने के बाद जो चकने आने के बाद वो जो रियल प्लेयर थे उनका क्या हुआ? यार स्पॉन्सर तो मिल गया फॉर्चुनेटली. तो वही हो रहा था कि उसके बाद सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे पिक्चर, हम स्पॉन्सर ढूंढ रहे थे, क्योंकि हमें पता था यही विंडो पीरियड है जिसके लिए सारी मेहनत है. ये 6 महीने, हमें लगा 3 महीने मिलेंगे, ये 3 महीने गए तो सब लूट गया, इसमें कर लो जो करना है. फॉर्चुनेटली 2-3-4 साल मिल गए, सो दैट वाज नाइस. देन बट द बियॉन्ड दैट हॉकी स्टिक की सेल्स बहुत ऊपर चली गई, ये सब हो गया, अब फिर नीचे आ गई, पर फिर भी पहले से ऊपर है. सो रियलिटी इज दैट. लेकिन हम आवाज दे पाए. एक तो और चीज हुई कि मीडिया इंटरेस्टेड हो गया हमेशा के लिए. वो बहुत बड़ी बात हुई कि अब हमारी जरूरत नहीं थी. आर विक्ट्री वाज कि हमारी जरूरत ना रहे. दैट वी अचीव. हमारी जरूरत नहीं थी. बैक टू द सेम क्वेश्चन. आई थिंक हम सबकी लाइफ की सिमिलर ही स्टोरी है एज राइटर्स, एंड अपनी अपनी फिल्म्स के सबके सिमिलर ही एक्सपीरियंसेस होंगे. तो मेरे ये थे. हाँ, शुद्धदेसी रोमांस से करेंगे. शुद्धदेसी रोमांस में एक्चुअली 2-3 चीजें थी. एक तो रॉकेट सिंह डिडंट डू वेरी वेल. दैट वाज सैड फॉर अस. पर एक चीज कुछ हद तक ये भी था कि हम लोगों ने वी डिडंट मार्केट इट वेरी एग्रेसिवली, which was हमने थोड़ा सा मिसजज कर लिया कि कैसे मार्केट करना चाहिए. ऐसे नहीं था कि हम बैठ के रो रहे हैं कि हाय किसी ने हमारी पिक्चर मार्केट नहीं, हमारा ही डिसीजन था. बिकॉज I've been fortunate to work with people where we do everything together in most of the films. तो ऐसा ज़्यादा नहीं हुआ कि मैं रो रहा हूँ कि मुझे बता के नहीं किया, ऐसा कभी नहीं हुआ. जो बहुत रेयर है मुझे पता है, बट समाओ मेरे साथ किस्मत अच्छी थी. तो एक वो था. एंड हमारे दिमाग में कुछ फितूर आ गया अंडर मार्केटिंग का. हम समझ नहीं पाए कि ज़माना कितनी तेज़ी से मार्केटिंग का चेंज हो रहा है. पर दूसरा एक और रीज़न था कि इट सीम्ड दैट द यंग पीपल about whom the film is. आप अभी कॉलेज के फाइनल ईयर में हो, अब आप थियोरेटिकली यू आर वरीड अबाउट आपकी नेक्स्ट जॉब क्या है, क्या करोगे, कैसे चलेगा. वरीड बहुत है सारे, लेकिन उनके मन में ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि पिक्चर हॉल में इसका आंसर मिल जाएगा मुझे. Because our films have not been terribly relevant for a long time. So we seem to be very firmly placed in the entertainment quadrant of the youth's mind or in everybody's mind. तुमने नाच गाना करो, तुम ज़्यादा मतलब काम की बात मत करो, तुम्हें आता तो है नहीं, तुमने करना तो वही है. हमने अपनी इज्जत खोई है पिछले कुछ डेकेड्स में ऑडियंस के आइज में. तो ऑडियंस का हम पे इतना ट्रस्ट नहीं रहा, और वो हमारी वजह से ही नहीं रहा, क्योंकि हमने ऐसी फिल्म बनाई हैं पिछले कुछ डेकेड्स में, मे बी 90s ऑनवर्ड, के
सारी नहीं, बहुत अच्छी अच्छी भी बीच में आई हैं, पर काफ़ी ऐसी बनाई हैं कि जनरली ऑडियंस को लगता है यार कोई जेन्युइनली कोई रेलेवेंट, कोई स्पेशल चीज़, कोई क्राफ्ट जिसमें दिखे, या मैं ना कहीं से डीवीडी ले आऊँगा, कोई हॉलीवुड, कोई इटालियन, जर्मन कुछ कर लूँगा, फ्रेंच, तो नाचो यार। तो अब हमने अपने आप को ऐसे पोजीशन कर लिया है, तो एज ए रिजल्ट ऑडियंस को हमसे उम्मीद नहीं है, ऑडियंस को हमसे उम्मीद नहीं है, तो हमारी उम्मीद ऑडियंस में कम होती है। सो देन द ट्रेड स्टार्ट्स फीलिंग क्या लोगों को अच्छी पिक्चर पसंद ही नहीं आती है, फायदा क्या बनाने का, पैसे लुट जाएंगे, उसकी वजह से ऑडियंस की और हमें उम्मीद कम होती है। सो इट वाज लाइक दिस विशियस साइकिल गोइंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आई थिंक थ्रू सम ऑफ द फिल्म्स इन लास्ट फ्यू इयर्स ये थोड़ा सा विशियस साइकिल टूटा है, एंड आई सीन अ लिटिल बिट कि अगर हम एक कदम, एक ट्रस्ट डेफिसिट है, पर मैंने देखा अगर हम एक कदम लेते हैं तो काफ़ी बार ऑडियंस 2 कदम लेती है हमारी तरफ। तो बट ये है, दिस ट्रस्ट डेफिसिट स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। तो तो शुद्ध देसी रोमांस में ये था कि देयर वाज दिस थिंग अबाउट द यूथ के यार आए तो नहीं वो देखने फिल्म को, मेजॉरिटी पीपल ऑफ कोर्स who care for cinema, who care for writing or whatever, a certain kind of people, it was a psychographic thing, a certain kind of people loved the film. लेकिन जो आम पॉपकॉर्न लेके देखने जाता है वो आया ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि उसने आके पसंद नहीं आई, वो आया ही नहीं क्योंकि उसको लगा इस सब्जेक्ट पे दिस इज नॉट मटेरियल फॉर अ फिल्म। यार नौकरी में क्या होता है, इस पे पिक्चर क्यों बना रहे हो, कोई शादी दिखाओ, कोई विलन हो, कोई कुछ बड़ी चीज़ करो, तो उसको लगा यार ये फिल्म है ही नहीं, पता नहीं क्या है। तो एज ए रिजल्ट, और हम वी वर नॉट एबल टू सेल इट इन अ मैनर कि ऐसी भी फिल्म हो सकती है। सो आई स्टार्ट थिंकिंग कि यार इज इट दैट समथिंग इज सो रेलेवेंट टू अ यंग पर्सनस लाइफ बट इन द फिल्म दे डोंट वांट टू डील विद इट। सो इज इट दैट वी डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन इन देयर माइंड? So to a certain extent, as a writer, I felt, let me find out what's going on in their mind. Because it's been a long time since I was that age, 18, 19, 20, 21, 22. दूसरा ये था कि nobody was watching, लेकिन सब कुछ बदल रहा था, जैसे कि इन फिल्मों में इकोनॉमी बदल रही थी, ये बदल रहा था, वो बदल रहा था, यार लोगों की रिलेशनशिप्स भी बदल रही थी। जैसी पिक्चरों में रिलेशनशिप्स होती हैं वैसी तो नहीं होती रियल लाइफ में। जैसे कि मतलब ना तो हीरो हीरोइन भगवानों पे मॉडल होते हैं ना, वैसे तो रियल लाइफ में तो कोई भगवान नहीं होता। एंड देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल नाउ, जो बंटी और बकरी के टाइम से माइग्रेशन चली थी, यंग पीपल हु आर लिविंग अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स, जो अकेले रह रहे हैं, अपना कर रहे हैं, देयर फ्रेंड्स आर देयर न्यू फैमिली। So how are their relationships? अकेले तो नहीं रहते ना, रहते हैं किसी के साथ, बहुत सारे घर से पेरेंट्स आते तो कहते तो अपने कहीं शिफ्ट कर जाओ थोड़े दिन। तो it's in a way it's also a kind of a, I won't call it a minority, but it's a kind of a section of our society, of our youth, क्योंकि हमें एक अपनी, हम सोचते हैं कि हमारी कोई कल्चर है और बड़ी ट्रेडिशन है, और हम उनको अनदेखा करते हैं, जैसे ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, और या फिर जज कर लेते हैं। बट इन रियलिटी तो हम सबकी लाइफ ऐसी है यार, जो पेरेंट्स से दूर रहते हैं, तो वो फिल्म्स में क्यों नहीं आता? Why can't we show relationships for as confusing as they may be, as stupid as they may be, as unfair as they may be? आप कह रहे हो ना रिलेशनशिप पे पिक्चर बना रहे हो, तो भगवानों पे क्यों बना रहे हो, फिर रिलेशनशिप्स बनाओ ना। Another thing was कि it was also a romantic comedy, मेरे को तो मतलब रोमांसी कॉमेडी लगता है, मतलब अपना हो रहा होता है तो ठीक लगता है, सबका दूसरा वाला हो रहा है तो so we were also wanting to make a comedy on romance। उस एज में कैसे कैसे लोग गिरते पड़ते हैं, हम लोग कैसी ऊट पटांग हरकतें करते हैं। इट्स लाइक दैट थिंग, नो 1 year ऑफ दैट माय लाइफ, जिसमें जो अपने बच्चों को बताते हैं हमने क्या क्या किया था, क्या बताया तो so we want to make a romantic comedy, but we also want to make a comedy of romance। There is a certain way they used to show
women characters forever. जानता तो है नहीं कोई ऐसी लड़कियों को जैसे दिखाते हैं पिक्चरों में. So there was this thing, शायद ये बंटी और बबली के टाइप से स्टार्ट हुआ था कि ऐसा नहीं था कि बबली किसी चीज में पीछे थी और whatever. Even in other films. क्या आप ऐसा दिखा सकते हो कि there's a young woman who's had a few relationships, maybe who's had an abortion, whatever. Obviously, you know, if you've had a few relationships, कभी ना कोई एक्सीडेंट तो हो ही जाएगा ना यार. मतलब ये नॉर्मल है ना, हर एक के साथ होता है. मतलब नहीं होता तो आप रोबो हो फिर कोई. Or whatever, or even that other girl, for example. Why can't you treat people with respect? And what is this thing of in films? क्या बड़ी कोई सती सावित्री या सीता होगी हीरोइन तो तभी होगा ना, जो अपने पेरेंट्स से अलग रह रहा है, जिसने 4 रिलेशनशिप्स कर लिए हैं, जो 2 जॉब्स करता है, दिन में एक शाम को एक, जो अपना खुद ध्यान रखता है, अपना किराया देता है, अपना खाना खाता है, अपने कपड़े खुद बनवाता है और अकेला रह रहा है, वो हीरो ज्यादा है या जो तुम्हारी झूठी मूठी कोई सती सावित्री फिल्म की वो ज्यादा हीरो है? तो हमें ये हीरोइन का कॉन्सेप्ट ही गलत लगता था. और ये कैसी 5000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है जो अपने यूथ को झूठ बोलने में मजबूर करती है सारा टाइम. वो पिक्चर में होता है, वो कहता है मैं बहन के घर आया हूँ, होता है ना यहाँ पे. इंडिया में ये होती है, इंडिया के साउथ एशिया में हमारे ही मोहल्ले में ऐसी हरकतें होती हैं. क्यों बोलना पड़े, क्यों झूठ बोलना पड़ेगा? तो देयर वाज अ लिटिल बिट ऑफ दिस थिंग आल्सो यार, जो जैसा है ना वैसा देख लो. एंड what was in our mind was, as a cast and crew, we'll make you respect these women, even though they might be doing every single thing which theoretically you think is not right, because she is not my heroine, she's your sister, because your sister also has a boyfriend, and if she doesn't, there's something very wrong with you because you're not letting your sister have a boyfriend. अब obviously उसमें बहुत लोगों को पिक्चर पसंद आई. फॉर्चुनेटली जिन बहुतों को नहीं भी पसंद आई, जिनको पसंद आई फॉर्चुनेटली उनका नंबर ज़्यादा था तो हिट हो गई. लेकिन बहुत लोग थे जिनको नहीं पसंद आई बिकॉज ऑफ वेरियस रीजन. सम पीपल फेल्ट के ये हीरो का कैरेक्टर, ये कैसा टफर ऐसा इंसान और इसके पीछे ये दोनों लड़कियों को क्या मिलता है इसमें, विच इज ट्रू. बट दैट इज क्रेडिट टू सुशांत. इट्स नॉट एज इफ सुशांत डिड नॉट नो व्हेन ही वाज प्लेइंग दैट कैरेक्टर दिस इज गोइंग टू हैपन. दैट शोज यू द कमिटमेंट ऑफ एन एक्टर. ही न्यू कि यार ये ऐसा कैरेक्टर है. बट सच है, और यहाँ जो सारे लड़के हैं उनको ज़्यादा लड़कियों को पता ही है वैसे, यार एक स्टेज में एक एज में करते हैं लड़के ऐसे. अब जितना भी एम्बैरेसिंग वो करते हैं. और ये भी सच है कि शायद डिमांड सप्लाई का इशू है या क्या है, लड़के लड्डू भी हम तो भी मिल जाती है बहुत अच्छी लड़कियाँ. तो so there were a couple of things. We just wanted to capture a snapshot of relationships in youth as they exactly are today. अब किसी को पसंद आएगा, किसी को नहीं आएगा, लेकिन है सच. That is what we were just trying to make a snapshot of that. We are not trying to preach कि ये मत करो, वैसे मत करो. जैसे कुछ लोगों को ऐसा लगा ये बोल रहे हैं शादी मत करो. हमें ऐसा कुछ नहीं था. हमें ये था कि उस एज में अजीब अजीब ख्याल दिमाग में आते हैं and you are trying to learn the meaning of love and relationship and sex and commitment and marriage, and it's all rolled in one and you don't know क्या what you stand for, what you believe in. तो गिरते हो, पढ़ते हो, घुटने चलते हैं, चोटें खाते हो और उससे मैच्योर होते हो. And maybe you become ready for the relationship of your life later because of these experiences. बस obviously कई चीज़ें जो नहीं पसंद आती लोगों को, कई चीज़ें आती हैं. But we just want to capture the truth of that world. अब जैसे स्पोर्ट्स के वर्ल्ड का ट्रूथ काफी सबको अच्छा लगने वाला है, कई वर्ड्स का ट्रूथ नहीं सबको अच्छा लगने वाला होता. सो दैट वाज दैट फिल्म. एंड ऑफ कोर्स देयर वर अदर थिंग्स, डायलेक्ट ये वो, तो डायलेक्ट वाले करने में मजा आया. एनीथिंग एल्स? डन नो? ओके अभी मैंने अच्छा. व्हाट इज द नेक्स्ट स्लाइड? This is the last. Finish. I think this is the okay. हाँ. In fact, this is मीरा नायर का एक स्क्रिप्ट लैब है, मायशा. उनकी लाइन है ये. If we don't tell our stories, who will? तो मुझे तो ये लगता है यार, मतलब
मेरे पास कोई और करियर था, कोई और लाइफ थी, तो मैं तो घर बार छोड़ के यही करने आया था कि अपने लोगों को अपने लोगों की कहानियाँ सुनाना। अब वो क्रिमिनल्स भी हो सकते हैं, इंग्लिश इंस्ट्रक्टर भी हो सकती है, किराए के बाराती भी हो सकते हैं, हॉकी प्लेयर्स भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, मिडिल क्लास के लोग भी हो सकते हैं। सो आई थिंक दैट इज व्हाई वी बिकम स्क्रीन राइटर्स, to tell our stories to our people, or that at least that's what I am. Every time I've seen that I've tried to tell a story for any other reason except for this, पैसे के लिए या किसी रिलेशनशिप की वजह से या किसी को मना नहीं कर पाए या कुछ ऐसे, वो हो ही नहीं घर से कभी खत्म। वो साइनिंग अमाउंट्स वापस ही होती हैं हमेशा। Okay, thank you. So this was this. I would like to ask you that you are filmmakers, film writers, filmmakers, who have done very socially engaging films. So can you talk about that? But how do you, sort of encode socio-political messages in your films? Yeah, mostly it happens by itself in the sense that in the why of what we discussed. Like I said, मेरे साथ normally ऐसा होता है कि if I'm writing a film for any other reason besides action, really caring for the people in the film or the issue in the film, so I'm not able to complete. I lose my interest, my motivation goes halfway. So yeah, so I because when I care for something, I really care for it. I think it's with most writers like that. So when you don't care for the subject, you're doing it because of wanting to crack a certain genre or working with a certain production house or working with a director or for any other reasons. Some work doesn't turn out as good, and then you know halfway that the work is not good, and then I just leave it midway. So I learned it with experience that I think most of us writers, we're like sponges. We see what is happening around us, and we are a part of a community, country, whatever you call it, and कुछ फील होता है तो लगता है कि शेयर तो करो अपनी तरफ से, यार मुझे ऐसा लगता है इस बारे में, which doesn't necessarily mean कि आपको जो लगता है शायद वही लास्ट वर्ड है या वही सही है, ज़रूरी नहीं है। जस्ट बिकॉज आपको एक 70 mm पर्दे का एक्सेस है, इसका मतलब नहीं है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो या बहुत नॉलेजेबल हो गए हो या सब इश्यूज़ के बारे में आपको पता है। लेकिन ये है कि कीपिंग योर ह्यूमिलिटी इन दैट सेंस दैट यू मे नॉट have the last word in everything, you may not know everything about everything, but whatever you feel very strongly about, and with most writers I think we get attracted to what is called progressive way of so it just kind of happens by itself, and in a way you feel every time you're able to do work which has a sense of social engagement, that you being of some use to the community that you're a part of, even by raising something which people don't have time for, or putting the spotlight on certain people for whom the community doesn't have time for. So just you feel like you've contributed a little, and it's a small feeling, but it can make you go on for 2 years, that film makes. Some of the writers here, they have they feel very deeply about socio-political issues, but how do you craft it? How do you write a film about a socio-political issue which is also entertaining? I think a little bit, I've learned a bit of it from experience also. The thing is, goes back to what we were discussing earlier, that for majority of people who visit the theatres, in their mind they're going there to have a good time. Majority of people. And if that is what their agenda is, and the kind of environment that theatres have now, especially multiplexes, कई बार हम देखते हैं मल्टीप्लेक्सेस में लोग लिफ्ट से आते हैं, मल्टीप्लेक्स के फोयर में 5-5, 6-6 लोगों का ग्रुप आ रहा है, वो पहले से ही हंस रहे होते हैं, अभी पिक्चर शुरू भी नहीं हुई, फिर कोई कैंडी फ्लॉस बेच रहा है, कोई मेहंदी लगवा रहा है, पॉपकॉर्न की स्मेल एसी वेंट्स में डाली हुई है,
सेलिब्रेट करने मस्ती, स्कूल फेट में आए हैं, टिकट्स महंगी हैं और टाइम और भी महंगा है लोगों का। अगर आप जॉब करते हो तो आपको एक सैटरडे शाम या एक संडे मिलता है, उसमें भी आपको कपड़े धोने हैं, प्रेस वाले से लाने हैं, प्लम्बर ने आना है, बच्चे का होमवर्क कराना है, 100 चीज़ें हैं। वो 2 घंटे बड़े वैल्यूबल होते हैं लोगों के, और वो पहले से मन बना के आ रहे हैं कि हम तो मज़े करने आए हैं। और एहसान तो कर नहीं रहे वो आप पे, क्योंकि आपने प्रोमोज रिलीज करके उनको इनवाइट किया उनके पैसे लेके और उनका टाइम लेके। तो आप अपने आप को उनके एजेंडा से डिवोर्स कर नहीं सकते, क्योंकि फिर मल्टीप्लेक्स के अंदर जाते हैं। आजकल तो लेदर सीट्स हो गई हैं, पहले चलते हैं 2-3 बार तो सीट आगे पीछे कर, क्योंकि हम पहली जनरेशन है जिसको ये नसीब हुआ है। तो हमें तो इसी पे भरोसा नहीं होता कि ये पॉपकॉर्न भी दे गया आगे यहाँ पे, अच्छा ये भी दे गया, नंबर दे दो सीट का तो आ जाता है। अभी पिक्चर स्टार्ट भी नहीं होती, कई बार सेंसर सर्टिफिकेट का ऑफिसर का नाम देख के हंसना शुरू कर देते हैं लोग, क्योंकि हंसने मजे करने आए हैं। तो वो एनवायरनमेंट ही ऐसा हो गया है, फिल्म व्यूइंग एनवायरनमेंट, कि उसमें कोई चीज़ जो शायद इंट्रोस्पेक्टिव है या जिसको लोग हैवी कहते हैं, तो वो शायद अपने घर में बैठ के किसी की बात सुन लें, शायद वो न्यूज़ में सुन लें। थिएटर में देखने में उनको तकलीफ होती है, कि उनको लगता है यार पैसे देख के और टाइम देख के आए, और वो हमें मतलब इतनी खुशी की बात तो नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट करना पड़ेगा, रियलिटी है लाइफ की। तो अब आप कुछ कहना चाहते हो तो किसी चाम से कह दो, या किसी प्यार से कह दो, किसी नए तरीके से कह दो, कोशिश करो कि कहो वही जो आप कहना चाह रहे हो, उसमें शॉर्ट चेंज ना हो। लेकिन दूसरों ऑडियंस से ये एहसान मत मांगो कि वो देखें क्योंकि आप बहुत बड़े फिल्म मेकर हो या कुछ हो, क्योंकि वो नहीं करने वाले। द अदर थिंग इज कि थोड़ा सा it's not necessary this is the right way, because some of my closest friends don't believe in this, and who are filmmakers and artists who I respect very much, they're my closest friends, कि वो एक स्कूल ऑफ थॉट है कि डाइल्यूट मत करो, say what you want to say, don't compromise on your form, and कम लोग देखते हैं तो क्या हुआ, आपने सही तरीके से, करेक्ट तरीके से, बहुत अच्छी क्राफ्ट से एक चीज़ बताई है, and that's also a valid view because that's an artist expressing himself or herself। लेकिन कई बार क्या होता है कि सोशली रेलेवेंट इशू है, जिसको सोशली रेलेवेंट इशू कहते हैं, उसमें मुझे लगता है कि कई बार ऐसा करने से यू मे जस्ट एंड अप प्रीचिंग टू द कन्वर्टेड। तो अगर आप वो करो तो शायद यू आर नॉट एबल टू रीच अ होल लॉट ऑफ पीपल एंड कन्वर्ट देयर वे ऑफ थिंकिंग हु वुड हैव नेवर थॉट अबाउट इट अदरवाइज। You would just kind of reach the people who already think like you, and तो फिर आपस में खुश हो जाते हैं सारे। तो that is very good for craft, and like I said, some of the people I respect very much believe in that very strongly, and I respect that। पर ज़्यादातर मुझे ये लगता है कि अगर मैं एथलीट्स के ऊपर कुछ बताना चाह रहा हूँ या किसी चीज़ पे कुछ बताना चाह रहा हूँ, तो बताना तो उनको चाह रहा हूँ ना जो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है या जिन्होंने इस बारे में सोचा नहीं है, तो कोई तरीका ढूंढ लेता हूँ। बट ऑफ कोर्स मेकिंग अ थिंग एंटरटेनिंग इज लाइक राइडिंग अ टाइगर। सो इन सम फिल्म्स you ride the tiger very well, but in some films the tiger ends up riding you, and वो चलता रहता है ऐसे, some you win, some you lose. It's just a nature of the thing. I think if you take it like sugar-coated pills, then I mean there's a basic there's an assumption there that you are a doctor and you know what is best for everyone, and you sugar-coated. I don't think that is perhaps the most practical way of doing it, because the way I see it is that there's a community or a country, and there are all kinds of people. There are doctors who cure patients, there are restaurants who serve food, there are carpenters who make furniture. You're a storyteller. This is your job in the community. So I
see it less as a top-down broadcast on people. I see it rather as कि यार चलो चलो सब बैठ जाते हैं, चौकड़ी मार के कहानी सुनानी शुरू करते हैं और मेरे मन में कुछ है मैं सबको सुनाता हूँ. तो फिर कभी कह देते हैं कि हाँ यार इस बारे में तो हमने सोचा ही नहीं, खुद तूने इसकी तरफ हमारा ध्यान दिलाया और मज़ा भी आया. Sometimes से यार आज नहीं मज़ा आया, कोई बात नहीं, I'll come next time. But this broadcast mode usually doesn't work with the socially relevant topics. Broadcast mode is a death of them, in my experience. Chak De India was probably our most preachy film and perhaps one of the most successful in a way. Because it was part advertising, so. But it was also, see, there is a way of looking at it. It's also in tonality because it's a sports film. So it's pitched a little higher than, say, a rocket singer. But the world of sport is like that. It's partly an action film, for which only I know how well Shimit has pulled off. But in Chak De also, see what was in our mind, and I say our and not mine because I'm not able to see myself separate from the crew ever. I'm lucky that I worked with people who made me feel like that, and I know सबके साथ ऐसा नहीं होता. But our intention was not to give people peace of our mind. It was a piece of our heart. That was the difference. Thank you. Do you believe that all stories are social or political in nature? Even films which sort of try to show political or not social? I think the makers or the writers, directors, the crews, whatever, the team's politics does reflect in any film in one way or another. अब अगर इंडिया पाकिस्तान इशू है, एक तरीका व्यूज आ रहा है लेकिन और भी तरीके हमने देखे हैं. अगर आप एंगर लेड हो तो वो दिखता है, अगर आप लव लेड हो वो दिखता है. तो in the same way for all, yeah, the themes politics does reflect one way or the other. But we must also know that, and perhaps accept the fact that we are also by nature as film people very slippery people. We can very often tend to forget our politics or anything like that for a great line or for a great bar of music or for a great costume or for a great dance. So that risk is always with there because we are also artists. और कोई खूबसूरत चीज़ दिखती है या कोई impactful चीज़ दिखती है तो हम पहले लोग हैं जो अपनी पॉलिटिक्स भूल भी जाएंगे क्योंकि हमारा दिल आ जाता है उसमें. इसलिए हमें डबली केयरफुल रहना चाहिए गुरु बनने की टेंडेंसी से, क्योंकि आज हम एक चीज़ के ऊपर बहुत जोर शोर से कह रहे हैं, अगली बार आपका किसी और चीज़ पे मन आ गया तो कहाँ गई आपकी पॉलिटिक्स. सो वी आर मिशमैश ऑफ both the things. As an artist हमें आ जाती है कोई इम्पैक्टफुल खूबसूरत चीज़ पसंद और कई बार वो पॉलिटिकली इनकरेक्ट हो भी जाती है, तो हम बहुत बार अपने आप को कन्विंस कर लेते हैं कि यार ये बहुत खूबसूरत तरीका है, ये कट पॉइंट बहुत अच्छा है, ये कॉस्ट्यूम बहुत अच्छा है, इसको थोड़ा नीचे कर दो, इसको थोड़ा ऊपर, हम कर लेते हैं ऐसे. तो इसलिए लाइक आई सेड हमें थोड़ा सोशली एंगेजिंग रहेंगे और अपनी कम्युनिटी से टच में रहेंगे तो शायद जो कम्युनिटी में राइटर्स का या आर्टिस्ट का काम होता है थोड़ा निभा पाएंगे. लेकिन अगर हम ब्रॉडकास्ट करने लग जाएंगे क्योंकि हमारे पास एक बहुत पावरफुल मीडियम है, हमें क्या गारंटी है कि जो हमारी उसके बारे में व्यू है उस सब्जेक्ट के बारे में वही लास्ट वर्ड है. जो ऑर्गेनाइजेशंस उसमें 40-40 साल से काम कर रहे हैं उनकी और भी हो सकती है और शायद बेटर हो सकती है. और हर चीज़ का ऐसे होता है. फॉर एग्जांपल कई बार जैसे फ़ोन आते हैं किसी प्रेस के या किसी के फॉर एग्जांपल सेक्स वर्कर्स को लीगलाइज करना है कि नहीं. अब एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आप लीगलाइज कर देंगे तो हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लाइसेंसेज होंगे, ऑर्गेनाइज हो जाएगा, शायद मिनिमम वेजेस हो जो जिस सब के लिए हम लड़ते हैं तो शायद
अच्छी बात है, लेकिन अब दूसरा ये भी पॉइंट है कि देर आर वुमेन उससे कि अगर ये नहीं होता साथ के मोहल्ले में तो मेरी फैमिली नहीं टूटती, तो क्या वो गलत है? शायद वो भी गलत नहीं है. So issues are not as easy, especially issues which are socially relevant are not that simple and that easy. That is why we should not be gurus. हम तो एक कॉस्ट्यूम में फिसल जाएंगे यार, हमारा क्या भरोसा है? So because that if you do that, you must spend a lot of time with the people who are working in that field and be a student and learn and be very sure of what you're saying. Because in your arrogance, because you have access to a medium, you may undo something which some workers in the field have done for the last 30 years. So, a social reformer और डिक्टेटर में थोड़ा सा फर्क होता है. जो लोग मॉरल पुलिसिंग करते हैं अपने हिसाब से तो वो भी सोशल रिफॉर्म कर रहे हैं ना, तो मान लें. तो हमें क्या पता हमारा सोशल रिफॉर्म सही है, हमें सही लग रहा है क्योंकि हमारा हम कह रहे हैं. बट दीज इश्यूज आर नॉट दैट इजी इफ एंड वी हैव परहैप्स too many people who are telling us how to live, too many gurus, not just religious gurus, every kind of gurus. We have too many people who are telling our country how to live their life, what to believe in. And maybe the need is to not recruit followers, but to talk to people on equal level and say यार मुझे हर बार ये चीज़ तंग करती है, आप बताओ. Maybe that is a better way, because we may not really have the last word on everything. One thing which I like very much about Chakde is Kabir Khan, the way he makes a goal and doesn't make a goal, and then he gets blamed for being a Muslim and then shaking hands with the Pakistani captain, which says so much. Because it happens all the time, and especially in the media environment that has happened in the last 2 decades. उनको चाहिए होता है रोज कुछ नया तमाशा. See, this is also again a thing which has two sides. We should be grateful that we have free press, but this is also the TDS which gets cut because we have free press. So balance is the key. Do you start off with the socio-political idea that you want to convey, or does the politics of your work reveal itself over time as you're working on it? It happens in the doing mostly, because say for example Chakde, originally the idea just was कि यार एक फिल्म बने, ये फेमस हो जाए, किसी तरह स्पॉन्सर मिल जाए, और उससे ज़्यादा कुछ एक फीलिंग थी. जैसे my wife, who was then my girlfriend, she told me after the release and after that whole thing, whatever, पूरा शोर मच गया, and she said, you know how you should process it, कि you read a newspaper article for, and it gave rise to an emotion in your heart for 30 seconds, and तू 2 साल उस emotion को जी गया, तुझे नहीं पता क्या हुआ. The truth is that मुझे थोड़ी पता था मेरे से बन जाएगी, मैं तो अपनी मेरी नहीं रिलीज हो रही थी उस टाइम जिसका मैं क्रिएटिव प्रोड्यूसर था. बट somehow that feeling was such that whoever I shared that feeling with people who were more talented, who had more resources than me, who were more talented than me, who had more experience than me, जिसको सुनाई, आदि, शिमित, शाहरुख, lot of people in the world of hockey helped us, जिसको वो फीलिंग शेयर करी, यार गलत है यार, क्या हो रहा है ये, हर एक ने कहा हाँ यार मैं करता हूँ. मुझसे क्या हो सकता था, मैंने तो कभी शादी का वीडियो भी नहीं बनाया था. तो it's just so many people who just come together and just make it happen, and in the end the only reality that you can be sure of is that there was some truth in that feeling somewhere which touched everyone, and people more talented than you just made it happen for you. That's the truth, I think.
Can you talk about how her documentary filmmaking has influenced you? How documentaries have influenced you? If you like. A lot, yeah. See, because when we talk about especially what is called socially relevant topics, our non-fiction counterparts do that day in and day out, and they have a much better handle on it than we have. They do it in much lesser money than us, and very often do it in a much better way. The only difference is उनको थिएटर में स्क्रीन नहीं मिलते, हमें स्क्रीन मिल जाते हैं, और तो कोई फर्क नहीं है ना। जहाँ स्क्रिप्ट नहीं होती वो उसकी स्क्रिप्ट बना लेते हैं, जो मटेरियल होता है उसके हिसाब से। हम तो रीडिंग्स और वर्कशॉप्स करके जाते हैं। So I think we have, especially the fiction, us as fiction people have a lot to learn from our non-fiction counterparts. And maybe we can corrupt them a little and tell them to be more entertaining. मतलब हमें ऐसा लगता है, लेकिन वो सच नहीं है। हमें ऐसा लगता है। But the fact is that their politics or their understanding of social issues is way ahead of us. हम फ्राइडे से आगे ज़्यादातर कहाँ सोचते हैं? उनकी तो जिंदगी किसी चीज़ में गई होती है। So they are dudes. We are way behind. That's nice. But tell me, what do you feed your mind, like in terms of seeing films or reading books or seeing television? What do you like to watch? What do you like to read? Everything, yeah. I don't have a, because I didn't grow up watching films, so I didn't have any particular liking for a genre or way of telling a story or whatever. So I see everything. I especially see what I don't like. Like what? मतलब कभी टीवी पे कुछ आ रहा है, कोई सीरियल है जो लग रहा है बड़ा पॉलिटिकली इनकरेक्ट है, बड़ा ये है, हाय कितना गंदा बैकग्राउंड स्कोर है, या कोई पिक्चर आ रही है जिसमें ये लोग ऐसे कैसे कर देते हैं, या कोई न्यूज़ आ रही है प्रिंस गड्ढे में गिर गया, ये हो गया, वो लगता है ऐसी न्यूज़ नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। मैं थोड़ा सा हिम्मत करके वो ज़्यादा देख लेता हूँ, ताकि मुझे लगता है यार जिन लोगों से आप डिसएग्री भी करते हो, अब मानो या ना मानो है तो आपकी ही कम्युनिटी के, और अगर एक कंट्री एक फैमिली है तो हैं तो आपके ही घर के मेंबर। तो अगर आप डिसएग्री करोगे और लड़ोगे और सोचोगे कि किसी तरह मर जाए सारे कल सुबह और मेरा देश सुधर जाएगा गुस्से में, तो ऐसे तो नहीं हो सकता ना घर के मेंबर्स के साथ, चाहे आप जितना भी डिसएग्री करो। नहीं तो उसका क्या अंतर है, एक बार आपकी सरकार आएगी आप उनको जेल में डाल देना, एक बार उनकी आएगी वो आपको जेल में डाल देंगे, ऐसे तो नहीं हो सकता। तो I watch everything, but I take a little more effort to see something which I don't like, because I just want to understand कि यार तुम चाहते क्या हो, यार क्यों इतनी तकलीफ है तुम्हें, शायद मुझे समझ आ जाए। कहीं पे तो है तो सब इंसान ना, मुझे लगता है कहीं पे कोई बटन होगा, कोई ट्रैप डोर होगा which will lead me to their heart। शायद कल किसी पिक्चर में मैं उनको अपनी बात समझा पाऊँ, तो थोड़ा I veer little towards what I don't like। तकलीफ होती है लेकिन लगता है कि नहीं यार ये क्रैक करना है। When you look back at your body of work, what are you happy with? What would you like to explore more? I don't know, I didn't think of it like that. Usually what happens with me is that there is this story which I want to tell these people who I want everyone to know about, और उसमें निकल जाते हैं 1.5, 2, 3 साल जितने बनने में निकलते हैं या जो भी होता है from writing to release, तो और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं मिलता। So now it's mostly satisfaction। ये तो हमेशा रहता है यार ये सीन बेटर हो सकते थे, वो थर्ड एक्ट गड़बड़ हो गया, ये वो सब चलता रहता है, लेकिन क्योंकि उसका तो कोई आदत नहीं है ना, वो तो अब मास्टर तो कर नहीं सकते। जैसे गुलजार साहब कहते करने की विद्या करते करते आती है, लेकिन ब्रॉडली सेटिस्फैक्शन है कि जो कहना चाहता था मोस्ट टाइम्स दूसरे लोगों के साथ मिल के कह पाया, सही कोलैबोरेटर्स ढूंढ पाया, जो मुझे नहीं आता
उन लोगों को आता है तो उनको ढूंढ पाया। बाय चांस सारे अगर जॉनर्स के हिसाब से देखना चाहो तो अलग अलग हैं, तो सब तरह के टेस्ट हो गए, एक्सपीरियंस कर पाया। बहुत सारी डायलेक्ट्स और एथनिसिटीज एक्सप्लोर करके चलते हैं। 15-16 डायलेक्ट्स थी हर पिक्चर में, अलग बहुत सारी डायलेक्ट्स थी। तो क्योंकि कई बार क्या होता है, हिंदी फिल्म राइटर समटाइम्स आल्सो यू फील लाइक यू आर इन अ जेल यार, कि हिंदी फिल्म तो हिंदी में ही बनेगी ना, हिंदी वाले लोगों की। तो अब मतलब मेरा बस चले तो मैं तमिल में भी लिखूँ, मलयालम में लिखूँ, उड़िया में लिखूँ, असमीज में लिखूँ, पर मुझे तो नहीं आती ना, नहीं लिख सकता। तो मैं जेल से निकलने के लिए डायलेक्ट्स तो कर सकता हूँ ना, एंड अ सर्टेन काइंड ऑफ ब्रिज तो आप बन सकते हो ना, कि अब किसी ने शुद्ध देसी रोमांस देखी दूसरी तरफ देश में, तो उससे अच्छा एक खुशबू तो आती है ना वहाँ की। ऑब्वियसली बिकॉज इट्स अ मेन स्ट्रीम फिल्म, इट्स नॉट 100% ट्रू, बट द फ्लेवर इज इनफ। इन द सेम वे इवन इन अदर फिल्म्स, तो एक थोड़ा क्रिस क्रॉस, थोड़ा ब्रिज बन जाओ आप, तो देयर इज अ फीलिंग ऑफ सैटिस्फैक्शन। डिससैटिस्फैक्शन थोड़ी थोड़ी इसी तरह की होती है कि शायद घोसला में एक वर लिटिल स्मार्टर अबाउट इट। आई एम सेइंग वी रादर मी आल्सो, बिकॉज़ आई वाज अ क्रिएटिव प्रोड्यूसर। कई चीजें ज्यादा स्मार्टली करते तो शायद जल्दी रिलीज हो जाती, लेकिन अगर स्मार्टली चीजें करते तो शायद ऐसी फिल्म ही ना बनाते। सो इट वर्क्स बोथ वेज। How do you work on characterization? Yeah, I don't do it consciously. It's more like empathy. जो there's this phrase ना, empathy is your pain in my heart. अगर आप किसी इंसान में इंटरेस्टेड हो और वो आपका दोस्त बन गया है, तो आपको पता है वो कब कैसे बोलेगा, क्या करेगा, क्या बोलेगा, कब गुस्सा करेगा। We all know that about our friends. तो हम तो राइटर है यार, हमारे तो स्क्रिप्ट के बाहर के कैरेक्टर्स के साथ इंटरेक्ट करने में तो वैसे भी कोई ग्रेट नहीं होते ज़्यादा राइटर्स, अंदर वाले कैरेक्टर्स से तो कर ही सकते हैं, तो वही दोस्त होते हैं हमारे। There was this line, no, गुलजार साहब की भी मेरे ख्याल से, है मीठी उलझन बैरी अपना मन अपना ही होके सही दर्द है। It's that somebody else's pain in your heart. अगर आप कहते हो कि वो आदमी मेरी कम्युनिटी का हिस्सा है, चाहे वो क्रिमिनल है, चाहे वो स्पोर्ट्समैन है, चाहे वो सेल्समैन है, चाहे जो है, या मेरा ही है, जैसा भी है, तो अगर आपको लगता है आपका है, तो वो अपने आप बन जाता है पहले मे बी हाफ एन आवर ऑफ द फिल्म में, फिर आप उसके पीछे पीछे चल रहे होते हो, फिर वो करवाता है जो कराता है। Do you like write down a character sketch from the start? Or when you are doing For Chak De I wrote, mostly I don't, but for Chak De I wrote, because there were just too many characters as compared to a normal film. So for Chak De I wrote characters with sketches. Otherwise, not while writing, but before workshopping with actors, sometimes I write, just to prep them so that they read up and come for reading. That time, sometimes when you need to communicate more, so I do it as a tool sometimes. But in Chak De I had written very clear character sketches, because they're just it could have been very mathematical, because that was the nature of the beast. So I want to get the mathematics over with as quickly as possible in the beginning, so it doesn't get in the way of what my heart wanted to say. उसमें भी मैंने ज़्यादा नहीं किया, जो शायद गलती थी, लेकिन बच गए। How much is workshopping important to you in terms of writing a script? Very. The two phases which I love the most are researching and readings or workshopping, because these are both new beginnings. जब आपको कुछ नहीं पता, and also these are where you are with meeting other people. You are not like alone in your room in front of your computer. तो loneliness भी कम होती है उसमें। तो research में क्योंकि आपको खुद नहीं पता, तो हर चीज़ नई नई होती है आपके लिए, तो वो बड़ा मज़ा आता है। And in my mind it's not research, it's like कि किसी चीज़ के बारे में curiosity है, जानने का मन कर रहा है, तो sometimes आपको पता होता है, जैसे घोसला पिक्चर में आपको पता है आपके जैसे घर का एनवायरनमेंट है, उसमें दूसरे चैलेंज होते हैं, उसको बनवाना, रिलीज करना, वो इट हैज अदर चैलेंज। पर कई जैसे चकते हैं कंपनी है जिन वर्ड्स के बारे में खुद को पता ही नहीं है बिल्कुल भी,
तो उसमें आपको एक चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है, आप उसको पता कर रहे हैं, तो यू गो आउट ट्राइंग टू नो मोर अबाउट दैट। बाकी फिर आप स्मार्ट लगना चाहो तो उसका नाम रिसर्च जो मर्जी दे दो, सो यू जस्ट ट्राइंग टू फाइंड मोर। बट इन सम फिल्म्स यू नीड टू गो इनसाइड, कि आपको उस बारे में पता है बट आप एक्चुअली क्या फील करते हो वो नहीं पता। तो रिसर्च बाहर अंदर दोनों हो सकती है। तो रिसर्च बिकॉज दैट इट्स वेरी फैसिनेटिंग। एंड अगेन रीडिंग्स और वर्कशॉपिंग विद एक्टर्स बिकॉज दे आर न्यू बिगिनिंग्स, कि आपने तो एक दुनिया बसा ली, लोग सोच लिए ऐसा है। जब एक्टर्स कर रहे हैं उसको तो बड़ी नई नई चीज़ें होती हैं, आपको लगता है कि यार ऐसे नहीं मैंने सोचा था ये क्या कर रहा है। बट द थिंग इज दिस आई लर्न फ्रॉम राम गोपाल वर्मा इन फैक्ट, कि एज ए राइटर और अ फिल्म मेकर आप 10 15 20 कैरेक्टर्स में आपकी अटेंशन डिवाइडेड है। आप इसको भी संभाल, इसको भी संभाल रहे हो, इसको भी संभाल रहे हो। लेकिन एक जो कमिटेड एक्टर है, जो एक कैरेक्टर कर रहा है, उसकी 100% अटेंशन उसके ऊपर है। तो अगर उसके मुंह से कुछ नेचुरली नहीं निकल रहा है, कोई चीज़ वो नहीं कर पा रहा, चांसेस आर ही और शी इज राइट, नहीं तो हो रहा होता उससे, क्योंकि उसकी 100% अटेंशन उस पर है। तो दे आर ऑल्सो न्यू बिगिनिंग्स लाइक दैट, यार तूने ऐसे कर दिया मेरे तो, बट देन द एक्टर सेज यार लेकिन ये तो ऐसे ही करेगा, देन यू हियर फ्रॉम द एक्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो मेरे को रीडिंग और वर्कशॉप में बहुत मजा आता है। मैं स्क्रिप्ट में गलतियां ही मिलती रहती है मेरे को रीडिंग में, तो मैं तो हर रोज रात को जाके रीडिंग्स के बाद दोबारा से करेक्शन ही करता रहता हूँ उसमें। तो माय लास्ट ड्राफ्ट इज विद द वर्कशॉप, आफ्टर द वर्कशॉप्स, बिकॉज देन दे काइंड ऑफ आल्सो इट्स लाइक यू नो पीपल हु नो प्रोग्रामिंग, इट्स लाइक कंपाइलिंग। जब आप एक प्रोग्राम लिखते हो, यू रन द प्रोग्राम इन ए कंप्यूटर, इज कॉल्ड कंपाइलिंग। तो कंपाइलिंग में प्रोग्राम स्टॉल हो जाता है कई बार, तो जो स्टॉल हो जाता है क्योंकि आपने कोई गलत इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, तो उसको बग कहते हैं ना, कि दिस प्रोग्राम इज बग, तो बग्स निकलते हैं। सो फॉर मी वर्कशॉप्स आर लाइक कंपाइलिंग, यू टेक इट फॉर अ टेस्ट ड्राइव, यार यहाँ गाड़ी रुक गई, यहाँ वहाँ रुक गई, ये हो गया, ये ढलान पे नहीं चढ़ती, तो गाड़ी रीडिजाइन करो बैठ के, उसको थोड़ी सड़क को थोड़ी कुछ कह सकते हो, तो वो बहुत मजा आता है उसमें। It's a question from the audience. You know, No, the audience might not know. Somebody wants to know. No, everyone knows. There are 2-3 questions on that. Everyone knows there are 3 act structure. Okay, can you compare? The question is the Hindi film structure as compared to the American 3-act structure. ये एग्जाम्पल से बोलता हूँ मैं, थ्योरेटिकली मेरे को ज़्यादा अच्छे से नहीं बोलना आएगा। जैसे बंटी और बबली थी, सो देयर वाज अ स्टेज, सारी स्क्रिप्ट रेडी हो गई, सब कुछ हो गया, खत्म हो गया, दे रैन अवे फ्रॉम देयर हाउस, दे बिकेम कॉन पीपल बिकॉज उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, एटसेट्रा एटसेट्रा। एंड देन शी gets pregnant and once they're faced with the opportunity of having the possibility of having a child, they realize यार ऐसे तो नहीं चल सकता, तो शायद गलत रास्ते पे चले गए क्या, बच्चा ऐसे जेल में पड़ा हुआ हमारा। तो इट बिकम वेरी इमोशनल एंड तो एक स्टेज पे देन ये बात उठी, मैं प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि प्रोड्यूसर नहीं, आई थिंक किसी और ने कहा था, मैं भूल गया किसने कहा था, कि यार एक you have these 2 big stars, their father and son, and what if they danced? अब एक साथ डांस भी नहीं किया तो क्या किया है? अब the thing is कि like I said, audience एक हिसाब से पिक्चर देखने आ रही है ना, we are placed in the entertainment quadrant of their mind. तो पहले तो मुझे यार लगा कि तो फिर सब कहने लग गए टीम में कि हाँ यार बहुत मजा आएगा। तो अब राइटर अकेला बैठा सोच रहा, मैं सोच रहा हूँ ये सारी पिक्चर में कोई पुलिस इंस्पेक्टर है, ये इनको ढूंढ रहा है, अब मिल जाएगा तो मतलब इसको अरेस्ट करने का डांस क्यों करेगा? बट द फैक्ट इज कि देन हम इस पे बहुत दिन आगे पीछे करते रहे। फिर एक चीज निकली, आई थिंक माय प्रोड्यूसर सेड कि यार एक और चीज है कि अब इस स्टेज के बाद ना, जब ये प्रेग्नेंट हो जाती है बबली, अब इसके बाद क्योंकि आपने फर्स्ट हाफ में बहुत हंसे हैं लोग, हंसते जा रहे हैं, होपफुली हंस रहे हैं जब रिलीज होगी, तो उसके बाद रोना 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 हैवी हैवी है। तो यार एक लास्ट ना टेस्ट दे देते हैं सेकेंड हाफ में आते कि थोड़ा सा स्माइल करके फिर ड्रामा में घुसो, नहीं तो एकदम फर्स्ट हाफ इंटरवल से आते ही रोना वेले पड़ जाएगा। तो एक हो सके तो कर लेते हैं।
इस बार कैसे वो तो अरेस्ट कर लेगा ना। देन माय प्रोड्यूसर टोल्ड मी कि यार देख एक बार बात बताऊं, ये दुनिया में सिर्फ हम कर सकते हैं बिकॉज यू आर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। ये कला है और दिस ओनली वी कैन डू, नोबडी एल्स नोज हाउ टू डू इट एंड वी कैन पुल इट ऑफ। तो मैंने कहा थ्योरी ये भी ठीक है। तो मैं घर गया, फिर मैंने याद की बचपन में पिक्चरें देखते थे, वो धर्मवीर था, वो बच्चे को बाज उठा के ले गया। ये इसमें नहीं, जब मैं छोटा था तो मुझे तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती थी बच्चे को बाज उठा के। अब मैं बड़ा हो गया तो मुझे हर चीज में क्यों इतनी ऑब्जेक्शन होती। तो फिर मैंने वो सोच के आई टुक इट एज अ चैलेंज। तो फिर वो जो यूजुअल शायद मैंने पहली बार डिस्कवर किया, लेकिन वो हमेशा से हिंदी फिल्म में करते ही आ रहे हैं राइटर्स, फिर दे वर टू ड्रंक टू रियलाइज। पिला दी तो बात करा ली, लेकिन वो गाना बना कर जा रहे, किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुई। अरेस्ट करने के बाद उनकी बात भी करा दी, उन्होंने उसको ऑटो में चढ़ के रवाना करके घर भी भेज दिया पुलिस वाले। So in a way it's true कि कई चीजें हैं जो हमारी, हम obviously now generation we are not very good practitioners of that form। पहले के लोग बहुत अच्छा करते थे, हम तो आधे तो embarrassed होते हैं उसके बारे में, तो हम अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है that's not a great form, that form is alive only in South Asia। वो we should be very proud of it, और वो सिर्फ हम ही कर सकते हैं। कोई दूसरे जगह से आके वो है पहली बार देखो बोले पोस्ट मॉडर्न है ये है वो है तो हम मान जाएंगे, लेकिन इट्स नॉट के उस फॉर्म में कोई खराबी है या हमें उस फॉर्म को एम्बैरेस होना चाहिए। हम वी आर नॉट गुड इनफ प्रैक्टिशनर, हमें आता नहीं अच्छी तरह से करना। सो यार सो ये स्ट्रक्चर का एक एग्जांपल है कि हमारे अपने तरीके, अपनी इंटरवल है, अपना सब कुछ है। तो डिपेंड ऑन सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट। किसी फिल्म में गाने चाहिए होते हैं, किसी में नहीं चाहिए होते। अब कहने को ऐसा तो नहीं है ना कि रॉकेट सिंह में ऑफिस में डांस नहीं कर सकते थे स्टेज में, मेरे और शिमित के हिसाब से नहीं कर सकते थे, लेकिन कोई और बनाता शायद कर लेते। और अगर उसको वो फॉर्म आती करनी जो शायद हमें इतनी अच्छी नहीं आती, तो शायद किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होती। हम तो ईटी तक को नचा दिया यार स्टेज में, क्या चीज हम कर सकते हैं, तो हमें आता नहीं। आज जनरेशन इज नॉट अ वेरी गुड प्रैक्टिशनर ऑफ इट एंड आई फील सॉरी फॉर इट। Can you talk about your collaborations with Adi and with your directors? I think this is the single most important thing which I've learned and probably have been lucky, because सब कुछ इतना collaborative होता है फिल्म में। आप जिनके साथ काम करते हैं they can make or break your work and you। तो somehow it has happened with me, शायद मैं एडवर्टाइजिंग से आया था या IT से आया था, तो मुझे ये पता नहीं था कि राइटर लिख लेता है फिर उसकी स्क्रिप्ट ले जाते हैं, फिर उसको कभी देखने को नहीं मिलता क्या हो रहा है, मुझे पता ही नहीं था ये सब। तो शायद इग्नोरेंस वाज ब्लिस। पहली पिक्चरों में राम गोपाल वर्मा के साथ किया, तो ऐसे हुआ ही नहीं मेरे साथ कभी कि स्क्रिप्ट उठा के ले गए, फिर पता ही नहीं कि मैं तो रेकीज पे भी गया था सर, तो मैं तो कॉस्ट्यूम्स में सब चीज़ों में था। तो मुझे ऐसे ही आ गया काम करना, क्योंकि ट्रेनिंग शायद ऐसे एडवर्टाइजिंग में तो सब लोग सब करते ही हैं वैसे। तो फिर खोसला बिकॉज आई वाज आल्सो द क्रिएटिव प्रोड्यूसर, तो उसमें एक डिवीजन ऑफ लेबर थी कि सब लोग ऑल हैंड्स टू द डेक टाइप का था, यार ये बनवानी है, तो सब लोग सब काम कर रहे थे, तो मुझे वैसी आदत पड़ गई। सो नाउ इट्स बिकम लाइक दैट के जब मैं लिख रहा होता हूँ तो प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर आर माय बाउंसिंग बोर्ड्स, क्योंकि आप अकेले लिख रहे होते हैं घर में बैठ के, पता नहीं क्या खिचड़ी पका रहा हूँ, लगता है यार किसी को सुनाओ, तो देन दे आर माय बाउंसिंग बोर्ड्स। जब मेकिंग हो रही होती है तो देन मी एंड प्रोड्यूसर आर द डायरेक्टर्स बाउंसिंग बोर्ड। डायरेक्टर भी 150 लोग उसके सर पे खड़े हैं रोज सुबह 6:30 बजे आके, और वो सोच रहे हैं ये डिसीजन सही है कि गलत है, तो नीड्स अ बाउंसिंग बोर्ड समटाइम। यार मेरे को ऐसे लग रहा है ये मोमेंट वर्क नहीं कर रहा, तूने क्या सोचा था, व्हाटएवर। और फिर जब रिलीज मार्केटिंग वगैरह दी है तो मैं और डायरेक्टर फिर प्रोड्यूसर के बाउंसिंग बोर्ड्स बन जाते हैं, ये कैंपेन वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, मीडिया स्पेंड यहाँ पे करो वहाँ पे ना करो, व्हाटएवर दैट होल गेम इज। तो आई बीन लिटिल लकी कि मेरे को और कोई तरीका आता भी नहीं था काम करने का। फिर मैंने जिन टेक्नीशियंस के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियंस के साथ काम किया, मुझे तो कभी किसी सिनेमाटोग्राफर ने नहीं कहा तू क्यों घुस रहा है इसमें, तो मतलब लोग ऐसे मिले या कॉस्ट्यूम वालों ने नहीं कहा,
तो मैं तो मतलब विक्रम और बेताल में तो घुसा रहता हूँ हर चीज़ में, मुझे कोई किसी ने मना ही नहीं किया कभी। तो देन यू गेट यूज्ड टू वर्किंग लाइक दैट। अब आई थिंक आई गॉट अ लिटिल स्पॉइल्ड, क्योंकि हर बार तो ऐसा नहीं हो सकता। पर मुझे बड़ा अजीब लगेगा कि अगर कोई स्क्रिप्ट ले जाए और फिर मुझे अच्छा तू पिक्चर देखने आ जाना। मुझे तो जब तक प्रिंट नहीं निकलता मेरी तो जान फंसी होती है। मैं तो दूसरी स्क्रिप्ट ही नहीं लिख पाता, जबकि मैं तो शूट भी नहीं कर रहा उसको, तब भी मैं दूसरी स्क्रिप्ट लिख ही नहीं पाता। जब तक रिलीज नहीं हो जाती, जो होना है हो नहीं जाता उसका, इस बार है उस बार, मैं तो कुछ कर ही नहीं पाता। आई कांट थिंक ऑफ अनदर आइडिया। सो आई गॉट इट, बट आई नो कि सबके साथ ऐसा नहीं है। पर वो किस्मत है यार, एक इग्नोरेंस थी। और ऐसे लगता था कि जैसे इट्स लाइक घर में शादी हो रही है यार, तो सब लोग सबका काम, मैंने तेरा कर लिया, तूने मेरा कर लिया, और एक लोग ऐसे मिले कि जिन्होंने किसी ने मना ही नहीं है कभी कि ये तेरा काम नहीं है। तो अभी तक तो ऐसा चल ही रहा है। अब पता नहीं कोई दूसरा तरीके से करना पड़ गया तो पता नहीं कर भी पाऊंगा कि नहीं। A lot of people here want to know from you how to pitch or narrate a script. I'd like to Call you for a workshop next month. श्रीधर, But from you, I'd also like to know right now. I think it's the same thing. In my view, and maybe this just applies to me. If I'm trying to write something, make something for the genre, or for the money, or for the glory, or for some other whatever reason, then I will not be able to pitch it very well. I'll probably be able to give the right references. I'll be able to tell the story in 40 words. जो तरीका होता है वो अच्छा तरीका होता है कि आप 40 वर्ड में 4 लाइनों में बता दो ये होता है, ये होता है, ये होता है, ये होता है, हाँ या ना। फिर कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बता दो, फिर टोन के बारे में बता दो कि ये कॉमेडी में होता है या थ्रिलर में होता है या। तो यूजुअली दैट इज द, जैसे हमारे यहाँ FTI में पढ़ाते हैं या विस्लिंग बोर्ड में पढ़ाते हैं, तो दैट इज द बेस्ट वे टू डू दैट। बट आई एम नॉट वेरी कॉन्फिडेंट डूइंग इट। मेरे केस में क्या होता है कि अगर मैं मेरे दिल से नहीं निकल रहा तो मतलब मैं तो 2 पेज भी नहीं लिख सकता, पिच क्या करूँगा, मुझसे नहीं होगा। दिल से नहीं बट मैं ये जरूर कहूँगा कि फॉर ऑल द न्यू राइटर्स, जो हम लोग बाकी को तो पता है कि जब हम ये सर करते हैं ना लोगों को कि मैं तो जी राइटर हूँ, सिर्फ मुझे कुछ नहीं पता, बस आपकी पिक्चर में काम करने की मेरी किस्मत खुल जाएगी, दैट इज व्हेन दे डोंट बाय योर आइडियाज। व्हेन वी डोंट एक्ट, जब हम बिना पॉलिश के भी सैंडल पहन के लोगों के ऑफिसों में जाते हैं, सीधे खड़े होकर बात नहीं करते हैं, कॉन्फिडेंस से बात नहीं करते, हम अपने को ट्रस्ट नहीं करते, बार बार लोगों को फोन करते, सर चांस दे दो, सर चांस दे दो। आप दुनिया की सबसे अच्छी पिक्चर लिख लो, आपको आपकी सुनेगा ही नहीं। जब हम अपनी रिस्पेक्ट करते हैं ना, चाहे उसके लिए हमें अपने खर्चे घटाने पड़े, अब स्मरनो पीते हैं, रोनो पी लो, लेकिन थोड़ा शांत से चलो। When we respect ourselves and we understand that we do something which nobody else in the crew can do. The same applies to a cinematographer also, or a sound person also. But again, the same way. जब तक हम अपनी रिस्पेक्ट करेंगे ना, वो सब लोग जो होते हैं ना ढूंढ रहे होते हैं, प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, एक्टर्स हो, क्या कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, अच्छा यहाँ फंस गए हैं, क्या सही है। सच ये होता है कि इंस्टिंक्टिवली एज ए राइटर हमें पता होता है यहाँ ये गंद कर रहा हूँ मैं, यहाँ हम सब मिलकर गंद कर रहे हैं, ठीक नहीं है जो हम डिसीजन कर रहे हैं। उस टाइम सीधे खड़े होकर बोलो। अगर उस टाइम सर करोगे ना तो अपने को जूते मारोगे रिलीज के बाद, एंड दे विल आल्सो लूज रिस्पेक्ट फॉर यू। सो टू अ सर्टेन एक्सटेंट वी हैव टू रेज द बार फॉर आवरसेल्व्स। वी ऑल नो, हमें पता है कि हमारी लोग रिस्पेक्ट नहीं करते, थोड़ा बेटर हो रहा है लेकिन फिर भी हमारी रिस्पेक्ट नहीं करते, राइटर को नहीं पूछते, ये नहीं, वो सब भी सच है, लेकिन कुछ हद तक रिस्पेक्ट अर्न भी करनी पड़ती है, क्योंकि किसी को मार के तो आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं ले सकते ना। Which is why we must continuously keep educating ourselves, keep going to all the script workshops, या एसोसिएशन करती है, विस्लिंग बोर्ड में होता है, FTI में होता है, स्क्रिप्ट लैब्स होती हैं, जो भी होता है, we must keep improving ourselves.
क्योंकि अगर हम हॉलो बर्तन है तो वैसे भी हमारी आवाज़ हार्श होगी, उसमें जान नहीं होगी. तो वी मस्ट नो कि वी आर मच बेटर देन द फिल्म इंडस्ट्री थिंक्स वी आर, but we're still not probably where we can be or we should be or where our counterparts in some other countries are in terms of being good at our work. We have to become better. जो चल रहा है, मतलब पिछले कुछ सालों से हम सब ने शुरू किया है, so that is the main thing है, that एक ये सर करना बंद करो और एक अपने में ताकत होनी चाहिए, पेज बोलना चाहिए. जब पेज बोलता है ना, बड़े बड़े चुप हो जाते हैं, और जब पेज नहीं बोलता सारी क्रू बोलती है और हर कोई सही होता है. That's the bottom line of it, I think. Yes.